यूट्यूब पर जो पोल करवाया गया सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, उसका विनर रहा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का सब्जेक्ट। तो आज से हम ये सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। कोशिश रहेगी कि 8 से 10 सेशन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। हर एक सेशन में थ्योरी के साथ साथ पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड होंगे, कुछ जेई एग्जाम के, कुछ एई के एग्जाम्स के। और इन सेशंस में जो भी लेंथी डेरिवेशंस है उनको मैंने इंटेंसली स्किप किया है। उनके पीछे जो भी थ्योरी है, फॉर्मूला कहाँ से आया, वो सब समझना है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बट बहुत लेंथी डेरिवेशंस है, हमको उनको क्लास में डिराइव नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरा खुद के ऑब्जर्वेशन से मुझे ये लगता है कि वो सारी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल नहीं रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा सब्जेक्ट है, मजा आएगा पढ़ने में। सबसे पहले सेशन 1 है, इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और इलास्टिक कांस्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या होता है कि हम किसी मटेरियल पे, किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाते हैं, उसमें डिफॉर्मेशन आता है। उसकी टेंडेंसी होती है कि इस लोड उठाने पे वो उस डिफॉर्मेशन को रिकवर कर ले, अपनी ओरिजिनल जो डायमेंशंस है वो वापस से गेन कर ले। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है रिगेन करने की अपना ओरिजिनल डायमेंशन, ये होता है प्लास्टिसिटी। इसका अपोजिट होता है प्लास्टिसिटी, कि आपने उसको लोड लगा के डिफॉर्म कर दिया, आपने लोड हटाया, वो वापस से नहीं आएगा अपने ओरिजिनल उस डायमेंशंस में। इलास्टिसिटी का सबसे अच्छा एग्जांपल है रबर, आपको पता ही होगा, क्योंकि उसमें ये दिखता है वो डिफॉर्मेशन और उसका रिकवर होना बहुत इजीली, कम लोड पे हम वो देख पाते हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि स्टील और रबर में कौन सा ज्यादा इलास्टिक है, और स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ रबर ज्यादा इलास्टिक होगा। तो ये यहाँ पर गलती करते हैं स्टूडेंट्स। बेसिकली होता क्या है, जो यंग्स मॉड्यूलस है ई, उसकी वैल्यू के बेसिस पे आप जज कर सकते हो। या आप और अच्छे से समझना चाहो तो एक रबर है, उसका बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, दूसरा है वो मेटल का बना हुआ है, जैसे स्टील का। तो सेम लोड में हो सकता है रबर इलास्टिसिटी ना शो कर पाए, बट उस लोड पे मेटल में इलास्टिसिटी शो होगी। माइल्ड स्टील आपके पास है, वो इलास्टिसिटी शो करेगा, तो वो ज्यादा इलास्टिक है, वो ज्यादा लोड की रेंज में इलास्टिसिटी शो कर रहा है, और ज्यादा लोड में उसमें स्ट्रेन भी कम आ रहा है और उसको रिकवर भी कर रहा है। उसके बाद आता है डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस। अब यहाँ पर मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने इंक्लूड किए हैं, क्योंकि अपनी आंखों की याददाश्त है वो हमेशा कानों से ज्यादा अच्छी होती है, तो विजुअल्स है वो हम ज्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये लिया है, एक बाजरे का गुंदा हुआ आटा है, मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ इस तरीके से, एकदम से ब्रेक हो गया, कितना सा डिफॉर्मेशन है आपको दिख रहा होगा। वहीं पे दूसरा सैंपल है हमारे पास, ये कुछ गेहूं का आटा मैंने यहाँ पे लिया है, आप इसको देख पा रहे हो, मैं स्ट्रेच कर पा रही हूँ, लेंथ बढ़ रही है, क्रॉस सेक्शन एरिया घट रहा है, अभी तक भी ब्रेक नहीं हुआ है, सिग्निफिकेंट एलोंगेशन आपको देखने को मिला है। तो ये मटेरियल है, ये डक्टाइल है, इससे पहले वाला जो था वो ब्रिटल था। इसका एग्जांपल आपने आरसीसी में भी देखा होगा, जो कंक्रीट है वो ब्रिटल होता है, उसमें टेंसाइल फोर्सेस हम लगाते हैं, स्ट्रेसेस लगाते हैं, तो एलोंगेशन ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, एकदम से फेलियर हो जाता है, जबकि स्टील में इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट आता है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है कि किसी भी डायरेक्शन में हम उसको डिफॉर्म कर सकते हैं। मेटल्स की अगर बात करेंगे तो ज्यादा हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इसको एक हैमर की हेल्प से हम इसको ऐसे हैमर से मार मार के थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दें अगर, तो हम कहेंगे कि इस मेटल में मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है। तो फोर्जिंग और हॉट रोलिंग में इसका यूज होता है, और इसका अच्छा एग्जांपल है कॉपर, जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट है टफनेस, इसको हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे जब हम स्ट्रेन एनर्जी पढ़ लेंगे। और हार्डनेस है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई भी सरफेस है वो कितने इजीली उस पर स्क्रैच मार्क्स बन सकते हैं, ये उसकी हार्डनेस को डिफाइन करता है। जैसे कि आपकी गाड़ी है, बाइक है, तो उसमें क्या होगा कि आप एक पत्थर ले गए, उसको स्क्रैच बनाओगे तो स्क्रैच बन जाएगा, इट मींस पत्थर की हार्डनेस ज्यादा थी, आपकी जो सरफेस है, जो पेंटेड सरफेस है आपके व्हीकल पर, उसकी हार्डनेस है वो कम थी। सेम इसी तरीके से जो हार्ड होगा वो कम हार्डनेस जिसकी है उस पर स्क्रैच कर देगा, उसके अंदर पेनिट्रेट होके मार्क बना देगा। इसको हम डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं कि सरफेस अब्रेशन के लिए कितना रेजिस्टेंस है,
ये इंडेंटेशन को दूसरे से मार्क बनाते हैं उसको कितना रेजिस्ट करता है। हार्डनेस की अगर बात करेंगे तो डायमंड सबसे ज्यादा हार्डनेस वाला सब्सटेंस है, और काफी जगह हमें कुछ कटिंग के लिए कटर वगैरह बनाने होते हैं, तो अगर हार्ड मटेरियल को कट करना है तो डायमंड यूज किया जाता है वहां पर, ये पता होना चाहिए आपको। प्रॉपर्टीज है क्रीप और फटीग। क्रीप क्या होता है कि हमने कोई लोड लगाया स्ट्रक्चर पे तो उसके कारण उसमें कुछ डिफॉर्मेशन दिखा। अब क्या हो रहा है कि हमने लोड चेंज नहीं कर रहे, हमने लोड फिक्स रखा है, बट वो लोड बहुत लंबे टाइम तक अगर लग रहा है तो टाइम के साथ साथ जो डिफॉर्मेशन है वो बढ़ेगा। कि लोड हमने लगाया कुछ, उसके कारण डेल्टा डिफॉर्मेशन आया, वो सेम लोड 6 महीने तक 12 महीने तक कंटिन्यूअसली लगा हुआ है वहां पर, तो उसके कारण वहां पर टाइम के साथ साथ वो डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जो उसको हम बोलते हैं क्रीप। इसीलिए ये बोला जाता है कि क्रीप है वो एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना है। ये लॉन्ग टाइम तक लोड लगने के कारण हमें दिखाई देगा, इनिशियली नहीं ऑब्जर्व करेंगे, हम इसको नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट है फटीग। फटीग तो आपने कहीं ना कहीं इस प्रॉपर्टी का यूज किया होगा। क्या होता है कि किसी भी मटेरियल पे अगर हम रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस लगा रहे हैं, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस मतलब एक बार कंप्रेसिव स्ट्रेस, एक बार टेंसाइल स्ट्रेस, फिर कंप्रेसिव फिर टेंसाइल, या फिर डायनेमिक लोडिंग है कि लोड को लगाया हटाया, लोड लगाया, लोड का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ा दिया, इस तरीके की कोई लोडिंग है, या फिर कहीं पर साइक्लिंग लोडिंग आ रही है, फ्लक्चुएटिंग लोडिंग आ रही है कि लोड है वो वेरी कर रहा है, तो इन सारी जगहों पे जो फेलियर होगा वो फटीग के कारण होने के चांसेस है। आपने जैसे ये कहीं ना कहीं किया होगा कभी कि ये वायर है, मुझे इसको ब्रेक करना है, तो मैंने क्या किया, इस पर इस तरीके से इसको बेंड किया, ऐसे किया, फिर से ऐसे बेंड किया, ऐसे किया, थोड़े टाइम बाद ये वायर है ये यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो अभी इसको जो ब्रेक करने के लिए मुझे जो फोर्स लगाना था वो मैं नहीं लगा पा रही थी, तो मैंने इसमें रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस लगाए, तो इसके कारण ये उससे कम स्ट्रेंथ पे ही फेल हो गया, और इस टाइप का फेलियर होता है फटीग फेलियर। अब इसके क्वेश्चंस को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, डायनेमिक लोडिंग, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, फ्लक्चुएटिंग लोड, इस टाइम के टर्म अगर कहीं पर आ रही है तो फटीग की बात होती है। स्टैटिक लोडिंग, टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना, ये सब शो करते हैं कि क्रीप के बारे में बात हो रही है। एक होता है एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट बेसिकली क्या है कि अगर एंड्योरेंस लिमिट से कम पर आप रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, फ्लक्चुएटिंग लोड ये सब कर रहे हो तो फटीग में फेलियर नहीं होगा। अगर मैं इस वायर पे जो अभी मैं स्ट्रेसेस लगा रही हूं, अगर ये इसकी एंड्योरेंस लिमिट से कम है तो उस तरीके से मैं बार बार बेंड करके भी इसको फेल नहीं करवा पाऊंगी, तो ये होता है एंड्योरेंस लिमिट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म हम यूज करते हैं, प्रिज्मेटिक बार, इस टर्म को हम काफी ज्यादा यूज करेंगे। तो ऐसी कोई बार जिसका क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द लेंथ, कि उसका शेप है वो अगर सर्कुलर है तो सर्कुलर ही रहेगा और उसकी रेडियस में कोई चेंजेस नहीं होगा लेंथ के अलोंग। वो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, बट जैसा क्रॉस सेक्शन एक जगह है, क्रॉस सेक्शन क्या है कि ये कोई बार है, इसको मैं यहां से देख रही हूं तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ये क्रॉस सेक्शन है इसका, तो ये क्रॉस सेक्शन यहां पर यहां पर यहां पर अगर सेम है तो उसको हम बोलेंगे प्रिज्मेटिक बार, और इस टर्म को हम काफी ज्यादा यूज करेंगे आगे। अब नेक्स्ट है कि अगर हम लोड लगा रहे हैं तो उसके कारण स्ट्रेसेस आते हैं, उस सबको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आप ये बार देख रहे हैं, इस तरीके से ये बार है, मैंने यहाँ पर लोडिंग लगाया P। अब ये बार है इक्विलिब्रियम में है, ये लोड के साथ आगे नहीं मूव हो रही है, तो इट मींस इस पर इक्विलिब्रियम हो रहा होगा, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी, पूरी बार इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो इसको मैं एक पार्ट को कंसीडर करूं तो वो भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। तो पार्ट को कंसीडर करने के लिए मैंने यहां से कट किया एक ML सरफेस को, यहां पर इस तरीके से लग रहा है मेरा लोड, तो यहां पर भी इस तरीके से इसको रेजिस्ट करने वाला कोई लोड लग रहा होगा, अगर नहीं होता तब तो ये इधर मूव ही हो जाता। तो ये जो इंटरनल फोर्सेस जो लग रहे हैं, जो इंटरनल स्ट्रेसेस लग रहे हैं, ये यहां पर एक्ट कर रहे होंगे, और ये अभी जिस तरीके से लगा इस तरीके से लग रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेसेस होते हैं, और इसके अपोजिट अगर इस तरीके से है तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होंगे। थोड़ा इसको और आप समझना चाहो तो ये जो वायर है इसको मैं इस तरीके से स्ट्रेस कर रही हूं, तो अब जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो टेंसाइल स्ट्रेस है। अगर मैं पुश कर रही हूं इस तरीके से, अगर ये हॉरिजॉन्टल है और मैं इसको इस तरीके से पुश कर रही हूं, तो जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं।
इन दोनों को ही हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस बोलने का रीजन ये है कि दोनों ही सरफेस के नॉर्मली एक्ट करते हैं। जैसे कि ये जो बार हमने देखी, उसमें ये जो सरफेस थी, या इसमें अगर मैं बात करूं तो ये जो सरफेस है मेरी, इसके नॉर्मली एक्ट कर रहे हैं। आपको इसमें यहाँ पर इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये नॉर्मली एक्ट कर रहे हैं। तो सरफेस के नॉर्मल है तो नॉर्मल स्ट्रेसेस है। टाइप क्या क्या हो सकते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस हो सकता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो सकता है। अब सरफेस के अलोंग अगर हुआ तो कौन से स्ट्रेस होंगे? तो वो होते हैं टेंसाइल स्ट्रेसेस। अब ये तो थे नॉर्मल स्ट्रेसेस जो सरफेस के नॉर्मली एक्ट कर रहे थे। सरफेस के पैरेलल जो स्ट्रेसेस एक्ट करेंगे उनको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेसेस या शियर स्ट्रेसेस। अब वो कैसे एक्ट करेंगे, इसके एग्जांपल से हमसे समझते हैं। आप यहां से इसको देखिए, मैंने क्या किया, इस सरफेस के अलोंग एक फोर्स लगा रही हूं इस पे। ऐसे मैंने सरफेस के अलोंग फोर्स लगाया और ये टिल्ट हो गया है। आपको दिख रहा होगा ये टिल्ट हो गया है। तो अब मैं इस पे जो फोर्स लगा रही हूँ, शेयर फोर्स लगा रही हूँ। जो स्ट्रेसेस है वो शेयर स्ट्रेसेस है, और इसके कारण इस तरीके से इसमें डिफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये वाले हो गए शेयर स्ट्रेसेस। अब नॉर्मल स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस की अगर हम बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेसेस है ये हुक्स लॉ फॉलो करते हैं कि जो स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम समझे तो क्या होगा? स्ट्रेस होता है लोड डिवाइडेड बाय एरिया, स्ट्रेन होता है डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ये है स्ट्रेन, ये है स्ट्रेस। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। स्मॉल p प्रोपोर्शनल होगा, इसको मैं अगर डेल्टा से डिनोट कर रही हूं तो इसके प्रोपोर्शनल होगा। डेल्टा क्या है? यहाँ पर स्ट्रेन है। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ये होता है हुक्स लॉ। और इस प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन को अगर मैं हटाऊं तो यहां से इक्वल आता है ये E के, कि ये इक्वल होगा P इज इक्वल टू E डेल्टा अपॉन L। ये तो हमने डिफाइन किया नॉर्मल स्ट्रेसेस के लिए। अब जब शियर स्ट्रेसेस की बात होती है तो वहां पे हमारे इलोंगेशन तो हम नहीं देखेंगे, हम वहां पर एंगल को फोकस करेंगे। जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको इस तरीके से शियर फोर्स लगा के मूव करवाया, तो अब यहां पर आपको एक एंगल दिख रहा होगा। इनिशियली ये वाली सरफेस है, ये ऐसी थी वर्टिकल, फिर से मैं बना देती हूँ, ऐसे वर्टिकल थी, इस पोजीशन में थी। मैंने इसको टिल्ट कर दिया, ऊपर से मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और इसको इस तरीके से टिल्ट कर दिया। अब ये न्यू पोजीशन हो गई है। तो अब जो बीच में यहां पर जो एंगल बनेगा ये एंगल फाई होगा। ये अगर शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, ये अगर क्यू है, तो क्यू और फाई एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। और आपको दिख भी रहा है कि मैं जितना ज्यादा इसमें शियर स्ट्रेस लगाऊंगी उतना ही ज्यादा मुझे यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये ज्यादा मिलेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। इनको अगर मैं प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाती हूं तो क्यू है वो इक्वल आएगा एन फाई के। एन है एक कांस्टेंट है, जैसे हुक्स लॉ में यंग्स मॉड्यूलस होता है ई कैपिटल ई से जिसको डिनोट करते हैं, और यहाँ पर एन है, इसको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉड्यूलस भी बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यहाँ पे हम एक रोड लेते हैं, उस पे टेंसाइल लोड लगाते हैं। टेंसाइल लोड के कारण उसमें कुछ स्ट्रेसेस होंगे, उसके कारण स्ट्रेन और स्ट्रेस जो होंगे वहां पर उनका आपस में रिलेशन हम ऑब्जर्व करेंगे, उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इनिशियली क्या होता है, जैसे जैसे हम स्ट्रेसेस बढ़ाएंगे स्ट्रेन बढ़ता रहेगा। यहाँ पर स्ट्रेस ये है तो स्ट्रेन ये है, स्ट्रेस इतना हुआ तो स्ट्रेन इतना हो गया। तो इनिशियली ये इलास्टिक रेंज में होता है और इसमें जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। इट मींस स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, यानी हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। तो ये जो रेंज है O से A के बीच की, ये जो रेंज है इसमें लीनियर रेंज हम इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है। स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद क्या होगा, जब A से B तक पहुंचते हैं तो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है, थोड़ा कर्व्ड हो जाता है। बट फिर भी इस रेंज में भी अगर मैं लोड को रिमूव करती हूँ तो वापस से ये अपने इनिशियल वाली शेप है वो गेन कर लेगा। इट मींस B तक जो मटेरियल है वो इलास्टिक है, A से B के बीच में वो लीनियर नहीं है, हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इलास्टिक है। उसके बाद मैं फर्दर लोड बढ़ाऊंगी तो C पॉइंट रीच होगा और उसके बाद आएगा D पॉइंट। D पॉइंट पे यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी कि मैंने कोई लोड में इंक्रीज नहीं किया है, फिर भी मुझे बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है।
आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रेस तो इतना ही है, मुझे इंक्रीज नहीं किया मैंने इसको, बट फिर भी इतना ज्यादा स्ट्रेन बढ़ गया है। इनिशियल स्ट्रेन ये था, अब स्ट्रेन ये हो गया है। तो यहाँ पर डी से ई के बीच की जो रेंज है इसको बोला जाता है परफेक्टली, इसको यील्डिंग या परफेक्टली प्लास्टिक। प्लास्टिक इसलिए बोला जाता है कि अब मटेरियल है वो अपनी वापस से इनिशियल वाली जो पोजीशन थी, जो डायमेंशन थी, उसको गेन नहीं कर रहा है, डिफॉर्मेशन को रिकवर नहीं कर रहा है। तो डीई के बीच की जो रेंज है वो परफेक्टली प्लास्टिक और यील्डिंग होगी। ई और एफ के बीच की जो रेंज है इसको हम स्ट्रेन हार्डनिंग बोलेंगे। बेसिकली हमने डी से ई के बीच में कोई लोड में इंक्रीमेंट नहीं किया, बट फिर भी काफी ज्यादा डिफॉर्मेशन होता गया। अब ई पॉइंट पे आके सेम वैसे होता है जैसे पुरानी मूवीज में होता था कि जो हीरो है वो विलेन से मार खाए जा रहा है, वापिस ही फिर रिएक्शन देता है। तो सेम यही मटेरियल में यील्डिंग हो रही है, एक पॉइंट पे आके इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में चेंज होता है और ये अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करता है। तो इसको बोला जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। क्योंकि अब यहाँ पर जो ई पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है, ये वाला स्ट्रेन है, अब और स्ट्रेन नहीं बढ़ रहा है इस सेम लोड के लिए। अब मुझे अगर और स्ट्रेन लाना है तो मुझे लोड को बढ़ाना पड़ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेसेस को बढ़ाना पड़ रहा है। तो ई से एफ के बीच की जो रेंज है ये होती है स्ट्रेन हार्डनिंग की रेंज। स्ट्रेंथ गेन क्यों होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण। अब यहां पर क्या होता है, एफ पॉइंट आ गया। एफ पॉइंट में आने के बाद नेकिंग स्टार्ट हो जाती है। नेकिंग क्या है? इनिशियली तो ऐसा था अगर मेरा रोड, तो वो डीई वाले रेंज में चेंज होके इस तरीके से हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, लेंथ बढ़ गई, बट क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्मली कम हुआ है। वहीं पे मैं अगर एफ जी वाली रेंज की बात करूं तो वहां पे इस तरीके से होगा कि एक जगह कहीं पे क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होने लग गया है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम हो गया है, तो यहाँ पर नेकिंग होना स्टार्ट हो गया, हम ये बोलेंगे। नेकिंग में इसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे वो रिडक्शन होता है क्रॉस सेक्शन एरिया में। तो एफ जी की रेंज को हम नेकिंग बोलेंगे और जी पे जाके वो फेल हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। वो जो रोड है वो जहां पे नेकिंग हो रहा स्टार्ट हुआ था वहीं से टूट जाएगा वो। अब ऊपर एक डॉटेड फॉर्म में आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर हम जो स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं वो होता है लोड अपॉन एरिया। तो इनिशियली तो हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे थे, जो भी हमने अभी तक स्टडी किया, ये वाला ग्राफ जो हमने देखा, इसमें हम एरिया इनिशियल वाला ले रहे थे, जो रोड का स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल उसका क्रॉस सेक्शन एरिया था वो। बट अगर हम एक्चुअल वाले एरिया कंसीडर करें तो, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया तो चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो अगर मैं और जो एक्चुअल वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको अगर कंसीडर करती हूं तो क्या होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस है वो ज्यादा होंगे। तो अब यहां पर ऐसे हो रहा है कि अगर उसके कोरस्पॉन्डिंग में स्ट्रेसेस देखूंगी तो इस तरीके से जाएगा ग्राफ, क्योंकि लोड क्रॉस सेक्शन एरिया रिडक्शन हो गया है एरिया में और स्ट्रेसेस है इसके कारण ज्यादा आएंगे। और ये जो पॉइंट जी है यहाँ पर फेलियर हो जाता है, रप्चर हो जाता है। अब थोड़ा सा हम फिर से डक्टिलिटी और ये जो यील्डिंग और नेकिंग को समझते हैं। बेसिकली क्या हुआ, या मैं इसका एरिया इसको बढ़ा रही हूँ, लेंथ आपको दिख रहा है कि यूनिफॉर्मली सा ही रिडक्शन हो रहा है एरिया में, लेंथ बढ़ रही है। और अब आपको देखने को मिलेगा कि नेकिंग स्टार्ट हो गई है, इस पॉइंट से यहाँ पर फेलियर होगा। अगर मैं इस तरीके से स्ट्रेच कर रही हूँ तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस होने लग गया है और ये यहाँ पर फेलियर हो गया। तो ये नेकिंग होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्रॉस सेक्शन एरिया काफी क्विकली रिड्यूस होते होते वहां से ब्रेक हो जाता है। अब हमने पिछले पेज पे जो ग्राफ देखा वो एक्चुअल ग्राफ नहीं था, ये जो पॉइंट्स हमें स्टडी करने थे इसको हमने मैग्नीफाई कर दिया था। तो एक्चुअल में अगर हम माइल्ड स्टील का ग्राफ लेंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, और ये पॉइंट्स इतना क्लियरली विजिबल होते नहीं है। लेकिन यील्ड स्ट्रेंथ है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे लिए, हम इतना ज्यादा इसको यूज करते हैं, तो इसको डेफिनेशन दे दी गई है स्ट्रिक्टली, ताकि हर एक पर्सन टू पर्सन ये वेरी ना करे, स्टैंडर्ड रहे कि 0.2% प्रूफ स्ट्रेस स्ट्रेन के कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आएगा वो यील्ड स्ट्रेस होगा। इसको हम कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे 0.2% का स्ट्रेन कहां पर आ रहा है स्ट्रेन वाली एक्सिस पे। मान लिया कि ये मेरा यहां पर आ रहा है
ये यहाँ पे आ रहा है 0.2% का स्ट्रेन। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में ये जो लाइन है OA, इसके पैरेलल एक लाइन बनाऊंगी और जहां पे जाके कट करेगा वो Fy होगा। तो ये यील्ड स्ट्रेंथ है, उसकी डेफिनेशन हो गई स्टैंडर्ड। अब कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ये यहाँ पर एक बार है, ये 2-3 बार से मिली हुई है, एक फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो चारों से मिलकर बनाई हुई है ये। और इसमें यहाँ पर 4 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, यहाँ पर 4 किलो न्यूटन लग रहा है, यहाँ 8 किलो न्यूटन लग रहा है। और हमसे AB का डिफॉर्मेशन पूछ सकता है, CD का पूछ सकता है, टोटल डिफॉर्मेशन पूछ सकता है। तो आपको हर एक बार को इंडिविजुअली कंसिडर करके उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम उठाते हैं और उस पर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, उन सबको हम कंसिडर करते हैं और हम उसका इक्विलिब्रियम देखते हैं। अब जैसे कि मैं फर्स्ट वाली को देखूं तो इसमें 8 किलो न्यूटन का तो एक यहां पर लग रहा है, तो इसके इधर एक साइड में तो 8 किलो न्यूटन का लग रहा है, दूसरे साइड में भी इतना ही होगा, नहीं तो ये मूव कर जाएगी अपनी जगह से, और ऐसा होता नहीं है इस टाइप की प्रॉब्लम्स में। तो ये यहाँ 4 किलो न्यूटन लग रहा है, ये 2 लग रहा है, तो 4 और 2 6 हो गया। ये अपोजिट डायरेक्शन में 2 लग रहा है तो मैं इसको 6 - 2 कर दूंगी, तो यहां तक मेरा आया 4 और 4 मेरा ये लग रहा है, तो ये 8 किलो न्यूटन हो गया। ये तो मैंने समझाने के लिए किया, आप एक साइड वाला भी कर सकते हो, आप इससे भी निकाल सकते थे। समझाना क्यों जरूरी था कि मेरे से BC का अगर पूछ लिया है तो यहाँ पे तो मुझे अब निकालना पड़ेगा ना। तो BC के लिए मैं क्या करूंगी, ये लग रहा है मेरा 4 किलो न्यूटन, ये यहाँ पे 8 का आ रहा है, ये 4 का आ रहा है, तो रिजल्टेंट मेरा इस डायरेक्शन में 4 किलो न्यूटन आ जाएगा टेंसाइल वाला। सेम इसी तरीके से किसी के लिए भी आप निकाल सकते हो। जैसे मैं CD की बात करूंगी तो मैं यहां से कट लगाऊंगी और एक साइड के किसी भी एक साइड के फोर्सेज को कंसिडर कर लूंगी। जैसे CD की बात करें तो 4 ये लग रहा है, 2 इसके अपोजिट लग रहा है, तो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 2 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स। तो इसी तरीके से आप अब डिफॉर्मेशन निकाल सकते हो। डिफॉर्मेशन क्या होगा, डेल्टा अपॉन एल तो होता है स्ट्रेन, P अपॉन A होता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस इक्वल होता है E इंटू स्ट्रेन। नेक्स्ट कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे कि एक सिंपल, ये हम थोड़ा सा कर लेते हैं इसको डिस्कस, इनिशियली किया नहीं हमने स्टार्टिंग में, कि ये मेरी कोई P लोड लग रहा है, इसकी लेंथ अगर L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A है, तो P लोड के कारण इसमें डिफॉर्मेशन क्या आएगा, स्ट्रेस क्या होगा P अपॉन A, और डिफॉर्मेशन स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन होगा अगर डिफॉर्मेशन डेल्टा आ रहा है तो डेल्टा अपॉन एल स्ट्रेन होगा। और मुझे पता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल होता है इलास्टिक कांस्टेंट के, ये फॉर्मूला तो आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो इसको मैं अगर इस तरीके से इनकी वैल्यूज रखूंगी तो ये आ जाएगा P अपॉन A, स्ट्रेन की जगह आ जाएगा डेल्टा अपॉन एल, एल ऊपर चला जाएगा और ये इक्वल आएगा E के, तो यहां से डेल्टा आ जाएगा PL अपॉन AE। आप थोड़े से क्वेश्चंस करोगे तो आपको भी ये याद हो जाएगा इजीली, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, तब तक आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। PL अपॉन AE डिफॉर्मेशन होगा, P लोड लगाने पर एक L लेंथ की बार है, ये उसका इलास्टिक मॉड्यूलस है, ये कह सकते हैं यंग्स मॉड्यूलस है। अब ये तो था जब मैंने P लोड लगाया इस पे, इसमें क्या था, थ्रू आउट मेरा लोड सेम था, इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे। बट अगर मेरी बार को इस तरीके से है कि मैंने ऐसे लटकाया हुआ है इसको, तो अब क्या हो रहा है, इस सरफेस पे क्या कोई लोड लग रहा है, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं लटका हुआ है, नीचे कुछ भी अटैच नहीं है, तो इस पर तो कोई लोड नहीं है। और इस पे अगर देखूं मैं, जो दीवार से जुड़ा हुआ है, जहां से उस ऊपर से अटैच किया हुआ है, तो इस पे पूरे का ही लोड आ रहा है, जो इसका खुद का वेट है उतना। तो ऐसे में फिर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो डायरेक्टली लगा नहीं पाते हैं, हमें क्या होता है, छोटा सा पार्ट लेना पड़ता है, कि ये छोटा सा पार्ट मैंने लिया, इसके ये यहां से x डिस्टेंस पे है, तो इसके ऊपर कितना टोटल, ये नीचे वाले का कितना फोर्स लग रहा है, उसके कारण कितना डिफॉर्मेशन आएगा, और फिर मैं इंटीग्रेशन करके पूरे का निकालती हूँ। यही यूज होता है इंटीग्रेशन का थ्रू आउट हमारे सिविल इंजीनियरिंग में। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है,
उसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी अल्फा इंटू 2 इंटू 4, क्योंकि अल्फा था 1 डिग्री सेंटीग्रेड के कारण और 1 मीटर की लेंथ के लिए, तो मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही होगा, कहीं पर भी आपको डेल्टा निकालना है तो ये आ जाएगा अल्फा टी इंटू एल। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन के टर्म में, डिफॉर्मेशन में कम ही करते हैं बात। तो स्ट्रेन अगर निकालना है तो और भी इजी हो गया मेरा, कि मुझे डेल्टा तो ये मिल गया है अल्फा टी एल, इसको मैं एल से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा स्ट्रेन आ गया अल्फा इंटू टी। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन है, जो कि क्वेश्चंस में आपको दिया गया होगा। वहां पर आपसे अब स्ट्रेन पूछा जा सकता है, आपसे स्ट्रेस पूछा जा सकता है। अब होता क्या है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, कि कोई जैसे कि ये कोई रोड है, ये एक्सपांड होने के लिए फ्री है, मैंने इसको हीट किया, इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, इसमें कोई स्ट्रेसेस नहीं आएंगे। स्ट्रेसेस तब आते हैं जब इसको रिस्ट्रेन करते हैं। मैंने यहाँ पर दीवार के बीच में इस तरीके से इसको दोनों जगह से फंसाया हुआ है, अब मैं इसको हीट करूंगी, इसके पास एक्सपैंड होने के लिए जगह नहीं है, तो अब इसमें स्ट्रेसेस आएंगे। तो जो भी थर्मल जो चेंजेस कर रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, उसके कारण जो मोमेंट, जो डिफॉर्मेशन आना चाह रहा है, अगर वो आ पा रहा है आराम से, कोई उसको रिस्ट्रेन नहीं कर रहे हैं हम, तो कोई स्ट्रेसेस नहीं होंगे वहां पर थर्मल जो चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण। अब इसमें एक ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर टेम्परेचर है, उसको बढ़ाने से क्या इफेक्ट आएगा। अगर कोई कंबाइंड रोड है, कंबाइंड कोई मटेरियल है, बार है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर और स्टील का काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, कि कॉपर और स्टील की बार को हमने अटैच कर दिया है, कंपोजिट बार बना दी है। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज कि कॉपर है, इसका अल्फा की वैल्यू ज्यादा होती है कंपेरेटिवली स्टील, अल्फा सी विल बी ग्रेटर देन अल्फा एस। तो अब क्या होगा, एक मैंने कॉपर की बार ली हुई है, एक इसके मैंने साथ में स्टील की बार अटैच की हुई है। टेम्परेचर बढ़ाया, कॉपर की बार तो ज्यादा एक्सपैंड होना चाह रही है, स्टील की उतना नहीं होना चाह रही है, उसके अल्फा की वैल्यू कम है। तो अब बीच का रास्ता निकालेंगे कोई। सेम वैसे ही है जैसे कि आप और आपका फ्रेंड, आपने कभी स्कूल टाइम में पार्टिसिपेट किया होगा, वो एक गेम होता था जिसमें दोनों लोगों के पैर एक साथ में बांध दिए जाते थे और उसके बाद आपको भागना है। तो उसमें क्या होता है कि एक फास्ट भागता है, एक स्लो भागता है। तो अब आपको एक तो सेम स्पीड से भाग पाओगे, बांधा हुआ आपके पैर एक साथ में, तो बीच का रास्ता निकालते हैं कि फास्ट भागने वाला था वो थोड़ा सा स्लो चलने वाले को अपना स्पीड से बढ़ाएगा और फास्ट वाला थोड़ी अपनी स्पीड कम करेगा, क्योंकि जो स्लो जाने वाला है उसको पीछे खींचेगा तो उसकी स्पीड कम होगी। जो ज्यादा फास्ट भागने वाला है वो स्लो वाले के साथ क्या करेगा, वो उसकी स्पीड बढ़ाएगा, वो उसको आगे खींचेगा। तो सेम यही चीज कंपोजिट बार में होती है कि कॉपर है, इसमें क्या होता है कि ये ज्यादा एक्सपांड करना चाह रहा है, स्टील उतना करना नहीं चाह रहा है, तो बीच का रास्ता क्या निकलेगा कि कॉपर जितना एक्सपांड करना चाह रहा था उतना नहीं कर पाया। तो अब कॉपर में क्या आएंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे, क्योंकि ये स्टील है, ये स्टील है, ये कॉपर है, तो स्टील इसको पीछे खींच रहा है कि इतना एक्सपांड नहीं करना है, कम कर कम कर, तो इस तरीके से उसको पीछे खींच रहा है, तो इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे। कॉपर क्या कर रहा है स्टील के साथ में कि और एक्सपांड होना है, इसकी अल्फा की वैल्यू कॉपर की ज्यादा है, तो इसको पुश करेगा स्टील को कि नहीं ज्यादा एक्सपांड करना है, तो ये इसको ज्यादा एक्सपांड कराना चाहेगा, तो इसको इस तरीके से फोर्सेस लगाएगा कि इसका एक्सपेंशन बढ़े। तो इसमें स्टील में टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे, कॉपर में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो, अगर हमने डिक्रीज किया है तो इसका उल्टा होगा। अब इन क्वेश्चंस में आप स्टार्टिंग में सिली मिस्टेक करोगे, आपको सारा समझ आ गया, फिर भी आप मिस्टेक करोगे, ये होता है सारे स्टूडेंट्स के साथ। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स सिली मिस्टेक करते हैं और फिर जो स्टूडेंट्स टेस्ट देते हैं वो इन चीजों को ओवरकम कर जाते हैं और आगे निकल जाते हैं बाकी लोगों से। अब यहां पर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं कि एक कोई कंपोजिट बार है, एक स्टील है, एक कॉपर है, इनमें स्ट्रेसेस की वैल्यू पूछी जा सकती है आपसे। एक तो नेचर पूछा जा सकता है जिसमें तो आपको सिर्फ अभी एक्सप्लेन किया उतना ही है, अगर वैल्यू पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब क्या हो रहा है, कॉपर है, उसमें दो चीजों के कारण डिफॉर्मेशन आ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ रहा है और स्टील उस पर स्ट्रेसेस लगा रहे हैं उसके कारण कुछ डिफॉर्मेशन आ रहा है। तो कॉपर में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसके कारण तो इसमें स्ट्रेसेस आ रहे हैं टेंसाइल, बट वहीं पर क्या हो रहा है कि कॉपर में स्टील कौन से स्ट्रेसेस लगा रहा है, कंप्रेसिव।
यहाँ पे आपको ये इंटीग्रेशन तो ऑब्वियसली आप एग्जाम में नहीं करोगे, आपको इसको याद रखना है, फॉर्मूला को पूछा जाता है एग्जाम में। और याद रखने की ट्रिक इतनी अच्छी है कि सेंटर पॉइंट पे कितना लोड लग रहा है आप वो ले लो और उसके कोरस्पॉन्डिंग आप स्ट्रेन निकाल लो, वो ही एक्चुअल में स्ट्रेन होगा। और थोड़ा सा मतलब समझना भी इजी है थोड़ा इस चीज को, कि यहाँ पे तो लोड बिल्कुल नहीं लग रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू लग रहा है, तो हम बीच के पॉइंट का लोड ले लेते हैं कि बीच पे पॉइंट पे कितना लोड लग रहा है। अगर इसका सेल्फ वेट कैपिटल डब्ल्यू है तो बीच के पॉइंट पे W/2 लगेगा, क्योंकि बीच के पॉइंट पर तो इसके हाफ लेंथ के कारण जो वेट लग रहा है वही होगा जो इसके नीचे नीचे है, तो इसलिए वो सेल्फ वेट होगा W/2। तो इस फॉर्मूले से अगर मैं उससे डेल्टा निकालूंगी तो ये आ जाएगा WL/2AA। ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा पूछा जाता है कि टेपरिंग बार है इस तरीके से कि यहाँ पर इसका डाया D1 है और दूसरी साइड में D2 है। अब इसका आपको डिफॉर्मेशन निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, मान लो कि आपके पास कोई सर्कुलर बार है, तो उसका आप इससे डिफॉर्मेशन निकालोगे। थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है, बट आप ध्यान से एक बार देखोगे तो आ जाएगा समझ में। यहाँ पे लिखती हूँ जहां पे स्पेस मिल रहा है, PL/E और A की जगह π/4D² रखोगे आप, क्योंकि एरिया वही होगा सर्कुलर है। तो सेम वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, बस D² की जगह आप D1 D2 को मल्टीप्लाई करके रख दो। सेम वही है, 4 ऊपर चला गया है और D² की जगह D1 D2 आ गया है। तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड रिजल्ट है और मैंने आपको कैसे याद रखना है वो भी बता दिया है। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर स्ट्रेसेस। कैलकुलेशन के हिसाब से देखो तो बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से, और कंसेप्चुअल भी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो सिली मिस्टेक भी नहीं करोगे, समझ भी जाओगे चीजों को, तो बहुत इजी है। एक यहाँ पर कोफिशिएंट होता है अल्फा। अल्फा डिनोट करता है कि पर मीटर लेंथ में पर डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने से जो डिफॉर्मेशन आएगा, जो एलोंगेशन आएगा, ये वो है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो एलोंगेशन होगा, डिक्रीज कर रहे हैं तो श्रिंक होगा, वो रिडक्शन होगा लेंथ में। तो अब जैसे कि मैं बोलूं कि 2 मीटर की कोई मेरी रोड है, उसको मैंने 4 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज की है उसका टेम्परेचर, तो उसमें लेंथ में कितना इंक्रीज देखने को मिलेगा मुझे। पी क्या है यहाँ पर, पी जो एक दूसरे पर इफेक्ट आ रहा है उसके कारण जो स्ट्रेसेज आ रहे हैं, जो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है स्ट्रेसेज के कारण, उसकी बात कर रहे हैं हम। सेम यही चीज स्टील में क्या होगा, स्टील में टेम्परेचर वाला के कारण भी टेंसाइल आ रहे हैं, वो उसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं, और कॉपर जो स्ट्रेसेज लगा रहा है उसके कारण भी उसकी लेंथ बढ़ रही है, तो उसके कारण भी उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेज आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो इसकी दोनों जो ये डिफॉर्मेशन वाली टर्म्स है इनको हम ऐड करेंगे और इन दोनों को हम डिडक्ट करेंगे। क्यों, स्टील में टेम्परेचर के कारण भी डेल्टा पॉजिटिव है, लेंथ बढ़ना चाह रही है। कॉपर उस पर जो फोर्स लगा रहा है, स्ट्रेसेस लगा रहा है, उसके कारण भी डेल्टा पॉजिटिव है, बढ़ना चाह रही है लेंथ। बट कॉपर के साथ क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण तो डेल्टा पॉजिटिव है, बट स्टील उस पर जो स्ट्रेसेस लगा रहा है वहां पर क्या है कि डेल्टा है वो नेगेटिव है। तो ये चीजें हो गई सारी। तो ये फॉर्मूला आप खुद से लिख सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है और किसका कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, किसकी कम है। कॉपर स्टील का एग्जांपल हो तो आपको शायद वैल्यूज नहीं दी जाएंगी, बट इसके अलावा कोई और एग्जांपल होगा तो आपको वैल्यूज दी जाएंगी इसकी। और काफी बार तो सिर्फ यही पूछ लिया जाता है कि स्ट्रेन क्या होगा, और ऐसे में क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी हो जाता है कि कैलकुलेशन इसमें बहुत कम होती है। इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे तो पर्सनली इसीलिए अच्छे लगते थे इस टॉपिक की, कि मोस्टली इनमें कैलकुलेशन बहुत ही कम होती है। अब बात करते हैं इलास्टिक कांस्टेंट की। इलास्टिक कांस्टेंट आपको इतना तो आइडिया होगा, आई होप अब तक आपने पढ़ के आए अपना ग्रेजुएशन में या डिप्लोमा में, कि एक ई होता है, एक जी को हमने पढ़ा। ई होता है यंग्स मॉड्यूलस जो नॉर्मल स्ट्रेसेस के लिए था। एक नए आते हैं, अब यहां पर आएंगे म्यू और के। म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, म्यू रेशियो है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का। अब लेटरल स्ट्रेन क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है। ये देखिए, ये कोई रोड है, मैं इसको इस तरीके से स्ट्रेच कर रही हूं, इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, उसी के साथ में इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होगा।
तो अब लेंथ में जो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही हूँ, उस डायरेक्शन में जो चेंजेस आ रहे हैं वो होगा एक्सियल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा रही हूँ, मतलब जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा वो होगा लेटरल स्ट्रेन। जैसे कि इसको मैं इस तरीके से स्ट्रेच कर रही हूँ, तो लेंथ के अलोंग जो स्ट्रेन आ रहा है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है। इसके डाया के अलोंग, इसके क्रॉस सेक्शन के अलोंग जो स्ट्रेन आएगा वो लेटरल स्ट्रेन है। अब अगर रेक्टेंगुलर स्क्वायर इस तरीके से सेक्शन होंगे तो हम साइड्स में देखेंगे स्ट्रेन, और अगर सर्कुलर है तो डाया में देखेंगे। जैसे कि अगर मैं लेंथ की बात करूं तो एल लेंथ है, डेल्टा डिफॉर्मेशन आ रहा है, तो लीनियर स्ट्रेन डेल्टा अपॉन एल हो गया। अगर इनिशियली डाया डी था, डाया में चेंज डेल्टा डी हो गया है, तो लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी। एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि मैं इसको इस तरीके से अगर स्ट्रेच कर रही हूं तो लेंथ बढ़ेगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। तो एक्सियल जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब लेंगे हम स्ट्रेन को? जब लेंथ बढ़ रही है। नेगेटिव लेंगे जब लेंथ है वो कम हो रही है, या ये कह सकते हैं कि डायमेंशनल कम हो रही है। तो लेंथ बढ़ रही है तो लॉन्गिट्यूडिनल पॉजिटिव है, और डाया रिडक्शन हो रहा है क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है, तो लेटरल वाला है वो नेगेटिव है। तो हमेशा ये माइनस का साइन हम यहाँ पर लगाते हैं, और इन दोनों का रेशियो है, इसको म्यू से या 1/m से डिनोट करते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। मेटल्स के लिए 0.25 से 0.42 के बीच में होता है, रबर के लिए 0.50 के आसपास होती है इसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अभी तक तो हमने लेंथ के अलोंग स्ट्रेन की बात करी, उसके लेटरल डायरेक्शन जो थी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसमें स्ट्रेन की बात करी। अब ये मेरे पास क्यूब है एक, इसके मैंने तीनों डायरेक्शन में ही स्ट्रेसेस लगा दिए। मैंने यहाँ पर स्ट्रेस लगाया, यहाँ पर लगाया और यहाँ पर भी लगाया। अब P मैंने स्ट्रेस लगाया, इसके कारण इस वाले डायमेंशन में तो क्या होगा? इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो इसमें डायमेंशन क्या हो जाएगी? P1 अपॉन ई, इतना इंक्रीज देखने को मिलेगा। बट P3 इधर लग रहा है, ये क्या करेगा? ये मेरी इस वाले डायमेंशन को रिड्यूस करेगा। तो इसके कारण जो स्ट्रेन आएगा वो होगा P3/ME। ME क्यों? क्योंकि P3 वाला जो लग रहा है उसके लिए अब यहाँ पर जो इस वाली लेंथ में जो स्ट्रेन देखने को मिल रहा है इस डायमेंशन में, तो मैं मार्क कर देती हूँ थोड़ा सा, इस वाली डायमेंशन जो है ये, इसमें जो स्ट्रेन देखने को मिल रहा है मुझे P3 के कारण, वो अब लेटरल स्ट्रेन है। क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का स्ट्रेन में कंसीडर कर रही हूँ, तो वो लेटरल स्ट्रेन है। और लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में रिलेशन होता है कि 1/m इक्वल होगा लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल। और यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में मेरा P3 स्ट्रेस लग रहा है, तो इस डायरेक्शन का मेरा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा? P3 अगर स्ट्रेन है, ये मैं वैसे स्मॉल में देना चाहिए थी, P3/E, क्योंकि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल होता है E के, ये E के इक्वल होता है। तो स्ट्रेन किसके इक्वल आ जाएगा? स्ट्रेस अपॉन E के। तो मुझे इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में P3 एक्ट कर रहा है, उसका मुझे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पता है, वो P3/E होगा। तो मैं लेटरल निकाल सकती हूँ, क्योंकि लेटरल फिर आ जाएगा P3/E डिवाइडेड बाई M, इसी फॉर्मूले से। तो इसको मैं लिख सकती हूँ P3/ME, और ये अपोजिट साइन का होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल में अगर पॉजिटिव है तो लेटरल नेगेटिव आएगा। तो मेरी इस वाली डायमेंशन को अगर मैं इसको L लिख रही हूं, तो इस L में क्या क्या चेंजेस आएंगे? P1 के कारण पॉजिटिव आएगा, P1/E स्ट्रेन आएगा, P3 के कारण -P3/ME आएगा, और P2 के कारण भी -P2/ME आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि P2 है, ये इसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, तो इसके लिए ये लेटरल स्ट्रेन है। इसको आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो, आप पहले वाले एग्जाम से समझ लो कि ऐसे स्ट्रेच कर रही हूं तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहा है? लेंथ बढ़ रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो रहा है। तो सेम इसी तरीके से अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया के अलोंग स्ट्रेस लग रहा है तो लेंथ में रिडक्शन होगा, अगर वो स्ट्रेस है वो टेंसाइल है। तो ये मेरा इसमें स्ट्रेस आ गया।
E1 आ गया मेरा, P1 की डायरेक्शन में जो मेरा स्ट्रेन आएगा वो ये आ गया। इसी तरीके से मैं E2 का लिख सकती हूँ। E2 में क्या होगा, E2 की डायरेक्शन में P2 के कारण तो P2 अपॉन E हो जाएगा, और इसके कारण P3 अपॉन ME और माइनस P1 अपॉन ME। इसी तरीके से E1, E2, E3 तीनों की इक्वेशन हम लिखेंगे, और टोटल जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा वो इन तीनों के सम के इक्वल होगा। इस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हो, जैसे कि इसके डायमेंशन है A, B, C। ये वाली डायमेंशन मान लिया A है, ये वाली B है, और ये वाली डायमेंशन अगर C है, तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा A इंटू B इंटू C। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो कैसे करूंगी, पहले को डिफरेंशिएट दोनों बाकी के कांस्टेंट, फिर AC और B का डिफरेंशिएशन, फिर AB और C का डिफरेंशिएशन। अब इसको मैं अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर देती हूँ, यहां पर भी कर देती हूँ, यहां पर भी कर देती हूँ, यहां पर भी कर देती हूँ, तो क्या होगा, ये यहां पर आ जाएगा EV वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्यों, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो लीनियर स्ट्रेन। तो ये इसको, इस वाली टर्म को BC इंटू DA डिवाइडेड बाई V। तो अब V को मैं लिखूंगी ABC, तो इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि DA अपॉन A। इसी तरीके से दूसरी आ जाएगी DB अपॉन B, और थर्ड आ जाएगी DC अपॉन C। तो DA अपॉन A का स्ट्रेन है जो E1 होगा, दूसरे का E2 होगा, तीसरे का E3 होगा। ये चीजें एक दो बार पढ़ने में थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं, बट एक दो बार आप दोबारा से पढ़ोगे तो इजी हो जाएंगी, और इतना ज्यादा इनका यूज वैसे होता नहीं है। आप अगर स्किप करना चाहो तो आप थोड़ा सा इतना समझ लो कि P बाई E लेंथ के अलोंग है, तो डायमीटर के अलोंग होगा P बाई ME होगा। इससे भी चल जाएगा, आपका कम मिलेंगे इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस, बट एक दो बार आप रिवाइज कर लोगे तो इजी लगेगा। तो अब होगा क्या, अगर P1, P2, P3 सेम है और मैं इस तरीके से तीनों का स्ट्रेन निकाल रही हूं, उनको सम करूंगी तो मेरा ये एक्सप्रेशन आएगा। सेम अगर नहीं है तो ये एक्सप्रेशन आएगा, और सेम अगर हुआ तो ये और भी इजी हो जाएगा। यहाँ पर सेम होने पे क्या होगा, हम लिखते हैं इसको थोड़ा सा। सेम होने पे ऐसा आ जाएगा ये कि डेल्टा V अपॉन V विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2m 2/m, और ये 3p बाई E आ जाएगा। अब यहां से हम इनके बीच में रिलेशन का एक इक्वेशन लिख सकते हैं। इसके लिए हम एक बार थोड़ा सा एक नई टर्म आ रही है, इसको देख लेते हैं। हाँ, अब क्या होता है कि जैसे हमने लेंथ के अलोंग स्ट्रेन और स्ट्रेस की बात करी, शियर स्ट्रेस और एंगुलर जो डिफॉर्मेशन आ रहा है उसके बारे में बात करी, इसी तरीके से एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी होता है, जो होता है डेल्टा V अपॉन V, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, और इसके कोरस्पॉन्डिंग में कांस्टेंट होता है, जैसे कि डेल्टा V अपॉन V है, ये प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस के। कौन सा स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ऐसा स्ट्रेस जो कि चारों तरफ से लग रहा है जैसे कि प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो जैसे कि मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, उसके चारों तरफ से कोई प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो इसके वॉल्यूम चेंज मुझे चेंज देखने को मिलेगा। और ये जो प्रेशर चारों तरफ से एक्ट कर रहा है, ये और चेंज, ये स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होंगे। इस साइन को अगर मैं हटाती हूं प्रोपोर्शनल वाले को, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, के को बोला जाता है बल्क मॉड्यूलस। ई था यंग्स मॉड्यूलस, एन था टेंजेंशियल स्ट्रेस वाला शेयर मॉड्यूलस, और के होता है बल्क मॉड्यूलस। ये आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा। तो बल्क मॉड्यूलस इक्वल होगा डेल्टा V अपॉन V के, सॉरी स्ट्रेस अपॉन डेल्टा V अपॉन V के। तो अब यहाँ पे के और इसके बीच में हम रिलेशन लिख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने इक्वेशन लिखी थी इससे, क्योंकि डेल्टा V अपॉन V को मैं क्या लिख सकती हूं, डेल्टा V अपॉन V मेरा इक्वल होगा K अपॉन P। तो इसको इस तरीके से लिख के एक रिलेशन आता है इनके बीच में, जिसको हम आगे देखेंगे। पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि ये जो टर्म आ रही है, इससे हम m की अपर लिमिट निकाल सकते हैं।
एम की मिनिमम वैल्यू तो 0 हो सकती है, मैक्सिमम क्या होगी कि ये वाली टर्म कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये वाली टर्म यहाँ पर जो आ रही है ये कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नेगेटिव नहीं हो सकता कभी ईवी। अभी तक हमने देखा कि एक प्रिज्मेटिक सिंपल बार है, उसमें लेंथ के अलावा स्ट्रेस आ रहा है, उसके कारण कैसे लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्ट्रेन आएगा। अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। जस्ट इक्वेशन कैसे लिखनी है आपको ये पता होना चाहिए, डेरिवेशन आपको नहीं करना है, एंड रिजल्ट आपको याद रखना है, और उसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दूंगी। बस समझ लेना है कि इक्वेशन कैसे लिखने हैं, वो काम की चीज है। अब यहाँ पर ये क्यूबॉइड है, इसके इस डायरेक्शन में यहाँ पर P1 स्ट्रेस आ रहा है, टेंसाइल है, इस डायरेक्शन में P2 आ रहा है, ये भी टेंसाइल है, और P3 भी टेंसाइल है। अब अगर मैं एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेन फाइंड आउट करूं तो एक ही डायरेक्शन में 3 फैक्टर्स से स्ट्रेन आएगा। P1 के कारण स्ट्रेन आएगा, वो होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। P2 के कारण स्ट्रेन आएगा, वो होगा लेटरल स्ट्रेन, और P3 के कारण स्ट्रेन आएगा, वो होगा लेटरल स्ट्रेन। अब लेटरल स्ट्रेन में कैसे लिख सकते हो, मुझे एम की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि लेटरल स्ट्रेन होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इनका रेशियो होता है 1/m, माइनस का साइन आता है इसमें। अब P2 अगर स्ट्रेस लग रहा है C की डायरेक्शन में, तो इसके कारण जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा उसका मैग्नीट्यूड में लिख सकती हूँ P2/E होगा, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस है। अब ये वैल्यू मैं इस यहां पर लिखकर P2 के कारण एक ही डायरेक्शन में जो लेटरल स्ट्रेन आएगा वो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ इस इक्वेशन से। यहां मैंने लेटरल स्ट्रेन फाइंड आउट करना है मुझे, लॉन्गिट्यूडनल की जगह मैंने P2/E लिख दिया, और ये इक्वल होता है 1/m के। तो यहां से लेटरल आ गया, माइनस का साइन यहां पर होता है, तो लेटरल इक्वल आ जाएगा -P2/me। तो अब एक ही डायरेक्शन में ए में जो स्ट्रेन आ रहा है उसमें एक तो होगा P1/E जो कि पॉजिटिव होगा, P2 के कारण आएगा वो नेगेटिव होगा। ये साइन से भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं इसको यहां से पकड़ के ऊपर खींच रही हूं और यहां से नीचे खींच रही हूं इस तरीके से, तो क्या होगा, ये लेंथ कम होगी, तो इसलिए नेगेटिव स्ट्रेन आएगा। इसी तरीके से सेम P3 के लिए होगा। ये मेरा आया है इस ए में जो स्ट्रेन आ रहा है वो, और इसी तरीके से आप बी और सी के लिए इक्वेशन लिख सकते हो। इन तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये फाइनल रिजल्ट आएगा। अब हम ऐड ही क्यों कर रहे हैं, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज है। बेसिकली है क्या कि V है मेरा वॉल्यूम, ये इक्वल है ABC के। अब मुझे स्ट्रेन की फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है तो मैं इनको डिफरेंशिएट करती हूँ। तो V इक्वल है ABC के, डेल्टा V इक्वल होगा A का डिफरेंशिएशन BC कांस्टेंट, AC कांस्टेंट B का डिफरेंशिएशन, और A और B कांस्टेंट C का डिफरेंशिएशन। अब इसको मैं अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, वॉल्यूम है ABC, ये भी ABC से डिवाइड होगा, ये भी टर्म भी ABC से डिवाइड होगी, और ये वाली टर्म भी ABC से डिवाइड होगी। तो मैं इसको मॉडिफाई करके लिख सकती हूँ, डेल्टा V/ABC को मैं V लिख दूं। यहाँ पे मेरा AB से AB कैंसिल, BC से BC कैंसिल हो गया, डेल्टा A/A आ गया, यहाँ से डेल्टा B/B आ गया, यहाँ से डेल्टा C/C आ गया। तो अगर मुझे AB और C के स्ट्रेन पता है तो मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो वॉल्यूम में स्ट्रेन आ रहा है, वो निकाल सकती हूँ। और इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर कोई क्यूब है तो उसकी लेंथ में अगर स्ट्रेन इतना आ रहा है तो वॉल्यूम में स्ट्रेन कितना आएगा, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। अब ये एंड रिजल्ट याद रखने का सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। हम एक क्यूब लेते हैं और उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। क्यूब है तो सारी साइड से सेम होंगी, L वॉल्यूम होगा L3, और स्ट्रेस भी सारी डायरेक्शन में हमने सेम ही रखा है P। इस केस में क्या होगा, डेल्टा V/V मेरा आ जाएगा 3 डेल्टा L/L के, क्योंकि अब 3 साइड से तो तीनों का सम करके मैं इसके इक्वल रखूंगी, ऐड करूंगी। अब डेल्टा L/L किसके इक्वल होगा, 3 के साथ आएगा P/E माइनस 2P/ME। टू P/ME क्यों आया, क्योंकि P के कारण स्ट्रेन आया, जो एक डायरेक्शन के कारण P/E आया, दूसरी जो परपेंडिकुलर वाली थी उसके कारण -P/ME आया।
तो यहां से ये रिलेशन बन जाता है कि EV इक्वल आ जाता है 3P अपॉन E इंटू 1 माइनस 2/m। अब 3P की जगह आप P1 प्लस P2 प्लस P3 रख दोगे, अगर इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट है, स्ट्रेसेस अलग अलग है। इसका एक तो आपको ये भी याद रखना है, तो इसका डायरेक्टली भी यूज होता है, कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे, और इसी के साथ भी ये m की अपर लिमिट निकालने में भी काम में आता है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बता रही हूँ कि EV मेरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। कंडीशन क्या है कि चारों तरफ टेंसाइल स्ट्रेसेस लग रहे हैं। ये जैसे कि कोई क्यूबॉइड है, यहाँ पर भी टेंसाइल स्ट्रेस लग रहे हैं, यहाँ पर भी लग रहे हैं और यहाँ पर भी लग रहे हैं। ये केस हमने लिया था, उसके लिए हमने ये इक्वेशन लिखी थी। अब मैं इसका उल्टा अपोजिट केस अगर आपको बताऊं कि यहां से भी कंप्रेशन लग रहा है, यहां से भी कंप्रेशन लग रहा है, यहां से भी कंप्रेशन लग रहा है, तो ये वैसे ही हो गया हाइड्रोस्टेटिक कंप्रेशन के जैसा। और आप ये चीज तो समझ पा रहे हैं कि इस वाले केस में जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर मैं यहां से हर डायरेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लगा रही हूं तो कंप्रेस होगा, ऑल ओवर जो चेंज आएगा वॉल्यूम में वो कंप्रेशन होगा, और डेल्टा भी आएगा वो नेगेटिव आएगा। ध्यान रहे टेंशन को हम पॉजिटिव लेते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों, और कंप्रेशन वाले को नेगेटिव लेते हैं। अब मैं बोलूंगी इसका उल्टा जो केस हमने लिया है, उसके लिए मैं कह सकती हूँ कि डेल्टा भी मेरा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कंप्रेशन वाले के लिए नेगेटिव आ रहा था, उसका जस्ट अपोजिट किया है मैंने। तो यहां से मुझे एक हिंट मिलता है कि EV मेरा पॉजिटिव होगा। P टेंसाइल है तो पॉजिटिव है, EB पॉजिटिव है, ये तो इलास्टिक कांस्टेंट है तो नेगेटिव होगा ही नहीं। तो यहां से मुझे पता चलता है कि 1 माइनस 2/m है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। और 1 माइनस 2/m ग्रेटर देन 0 है, तो यहां से मुझे पता चल गया कि m 1/m है वो 0.5 से कम होना चाहिए। तो यहां से मुझे ये रिलेशन मिल गया, और ये वैल्यू चाहे तो आप डायरेक्टली याद रख लो, अदरवाइज थोड़ा सा मॉडिफाइड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरी तो एडवाइस है कि आप ये वाला इक्वेशन याद रखो। इसको तो आप सिंपली लिख भी सकते हो, नहीं तो याद रख लो तो भी कोई इश्यू नहीं है। अब एक आता है बल्क मॉड्यूलस। जैसे कि हमने लेंथ की टर्म में बात करी कि डेल्टा एल लेंथ में चेंज है, या इस ये डेल्टा है लेंथ में चेंज है, वो है, इसको मैं एल से डिवाइड करूंगी तो ये मेरा स्ट्रेन आ जाएगा लेंथ में। इसी तरीके से वॉल्यूम में स्ट्रेन भी डिफाइंड है कि अगर डेल्टा वी मेरा चेंज इन वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम वी है, तो डेल्टा वी अपॉन वी है, ये होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो हमने भी पिछले पेजेस पे निकाला भी। अब इसको मैं स्ट्रेस से रिलेट कर सकते हो। कॉमन एग्जांपल यहाँ पर भी आप हाइड्रोस्टेटिक का ले सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर चारों तरफ से कंप्रेसिव फोर्स लग रहे हैं, तो उसके कारण वहां पर स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस वो P है, उसके कारण वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर डेल्टा वी अपॉन वी है। तो जैसे यंग्स मॉड्यूलस में हमने देखा था कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो कांस्टेंट था, वैसा ही यहाँ पर होगा। यहाँ पर भी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो है वो कांस्टेंट होगा, और उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी के इक्वल, के को बोला जाता है बल्क मॉड्यूलस, इसका इनवर्स होता है कंप्रेसिबिलिटी। और बल्क मॉड्यूलस तो जैसे E था, G या N से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं शेयर मॉड्यूलस, जिसको मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी बोला जाता है, वो था। क्या थे ये दोनों? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो, सेम वही है, तो वैसा ही मॉड्यूलस है, ये बल्क मॉड्यूलस के नाम से जानते हैं इसको। कंप्रेसिबिलिटी होता है इसका इनवर्स। जितना ज्यादा मेरा डेल्टा वी की वैल्यू होगी, कंप्रेसिबिलिटी उतना ही ज्यादा है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, तो इसलिए इसका इनवर्स होता है वो कंप्रेसिबिलिटी होता है, क्योंकि इसका इनवर्स हो जाएगा ये कि डेल्टा पी का प्रेशर में इंक्रीज करने के कारण वॉल्यूम में जो चेंज हुआ वो डेल्टा वी है और इनिशियल वॉल्यूम वी है। तो कंप्रेसिबिलिटी, ये दोनों टर्म आप फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ोगे। अब यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है इनके बीच में, जो पिछले पेज पे हमने निकाला उससे आप ये इक्वेशन लिख सकते हो, और काफी बार थोड़ा सा अगर आपको वो बैकग्राउंड में है तो याद रखना भी इजी हो जाता है फॉर्मूला। हमने क्या निकाला था कि डेल्टा वी अपॉन वी है, ये इक्वल था 3p अपॉन ई 1 माइनस 2/m। ये फॉर्मूला अगर आप याद रख पाते हो तो डेल्टा वी अपॉन वी को मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरा बल्क मॉड्यूलस था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, या डेल्टा पी की जगह मैं सिर्फ पी लिख दूं, पी वही है जो इंक्रीज किया प्रेशर में। अब यहां से मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके डेल्टा वी अपॉन वी को मैं लिख सकती हूँ
P अपॉन के, और ये है 3P अपॉन E 1 माइनस 2/m। तो इससे मेरा ये रिलेशन आ रहा है, ये इक्वेशन आप याद रख लो, इससे डिराइव करके इस तरीके से लिखना चाहो तो वैसे लिख लो, या फिर डायरेक्टली याद रख लो। मैं अपना पॉइंट बता रही हूँ, मुझे इस तरीके से याद रखना इजी लगता था, ये माइंड में रहती थी इक्वेशन। अदरवाइज आप डायरेक्टली याद रख सको तो इसको रख लो, इसको रख लो और इसको रख लो, इतना काफी होगा। और उसके बाद ये दो इक्वेशन है, ये तो आप डिराइव भी कर सकते हो, और नहीं तो आप अगर ये चारों इक्वेशन भी रख सको, आप वो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितना है याद रखने की, कितना आप वहां पे डिराइव करना प्रेफर करते हो। इन दोनों इक्वेशंस में म्यू को एलिमिनेट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं ई को एलिमिनेट करूंगी तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनका क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको छूटना नहीं चाहिए। ना कोई कैलकुलेशन टफ होती है, ना कोई इसमें कोई ज्यादा ट्विस्ट दिया जा सकता है कि टफ कर दें क्वेश्चन को। तो ये इलास्टिक कांस्टेंट है, इनका आपस में रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट टर्म आती है स्ट्रेन एनर्जी। ये आपने पढ़ा तो होगा बट उतना अच्छे से हो सकता है फील नहीं किया उस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को। बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम किसी पे फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो हम उस पर वर्क करते हैं। उसमें अगर कोई डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, डिफॉर्मेशन आ रहा है, तो हम उस पर वर्क कर रहे हैं, और वो वर्क है वो किसी ना किसी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है उस ऑब्जेक्ट में। जैसे कि ये कोई रबर है, इसको मैं ऐसे पकड़ के खींचती हूँ, तो मैंने इस पे वर्क किया, डिफॉर्मेशन हुआ फोर्स के अंडर, और जब मैं उसको छोड़ूंगी तो वो जोर से जाके यहाँ पे टकराएगा। तो क्या था, जो मैंने उस पर वर्क किया उसको उसने एज ए स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर लिया और उसको बाद में रिलीज किया। तो ये होती है स्ट्रेन एनर्जी। अब होता क्या है, जहां पर भी लोडिंग होती है वो ग्रेजुअल लोडिंग होती है, तो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, फोर्स वेरी करता है और डिस्प्लेसमेंट भी वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा फोर्स अगर कांस्टेंट है, मैं अगर ये बोलूं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर पी फोर्स लगा किया मैंने, फोर्स कांस्टेंट रहा, डिफॉर्मेशन आया वो डेल्टा आया, एल इसकी लेंथ है, डेल्टा इसमें डिफॉर्मेशन आया, इतना इसमें इंक्रीज हो गया लेंथ में। तो अब वर्क डन हो जाएगा पी इंटू डेल्टा। बट प्रॉब्लम्स इतनी सिंपल नहीं होती हैं, क्योंकि लोड है वो ग्रेजुअल है, तो लोड है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है टाइम के साथ, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और डेल्टा भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं कि P इंटू डेल्टा 1 है, और इसको मैं 0 से डेल्टा के बीच में इंटीग्रेट करूंगी तो मुझे मिल जाएगा। अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ये यहाँ पर डेल्टा आ रहा है, ये P है, इनके बीच में ग्राफ आएगा इस तरीके से। इस ग्राफ के नीचे ये वाला अगर मैं एरिया लूं तो ये इंटीग्रेशन के इक्वल होगा, ये जो टर्म है इसके इक्वल होगा। तो अगर मेरे पास ग्राफ है तो मैं इसका एरिया निकाल के वर्क डन निकाल सकती हूँ, और वो स्ट्रेन एनर्जी के इक्वल होगा जो उसमें स्टोर हुआ है, अगर इलास्टिक रेंज में है मटेरियल तो। अब नेक्स्ट है कि इलास्टिक रेंज में है, अगर हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन है, उनके बीच में जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, या मैं कह सकती हूँ फोर्स अपॉन डिफॉर्मेशन के बीच में ग्राफ और एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि ये हुक्स लॉ का रूल है कि स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। तो एरिया और लेंथ तो कांस्टेंट है, अगर P अपॉन ए प्रोपोर्शनल है डेल्टा अपॉन एल के, तो मेरा इनिशियल एरिया और इनिशियल लेंथ तो कांस्टेंट है ही, तो P और डेल्टा प्रोपोर्शनल होंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। अब यहाँ पर अगर ये लोड, यहाँ पे लोड 0 था, यहाँ पर P है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन 0 था, यहाँ पर डेल्टा है, तो P लोड मैंने धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज किया, 0 से लेके P तक लेके गई, और डिफॉर्मेशन पहले 0 था वो अब डेल्टा हो गया है। तो इसमें मैंने कितना वर्क किया वो इक्वल आ जाएगा इस वाले एरिया के, और इस वाले एरिया को आप इजीली निकाल सकते हो, क्या होगा, ये ट्रायंगल बन रहा है, तो 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है डेल्टा है, इंटू हाइट क्या है P है, तो 1/2 इंटू P इंटू डेल्टा, ये आ गया वर्क डन, और यही एनर्जी के इक्वल होगा। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ग्राफ वगैरह होते हैं वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होते हैं जो हम प्लॉट करते हैं, तो हम इसको चाहते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन की टर्म में लिख लें, तो मैं क्या करूंगी, P को मैं A से डिवाइड कर दूंगी और डेल्टा को L से डिवाइड कर दूंगी, और इनसे मुझे डिवाइड किया तो मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई किया तो P अपॉन A को मैं स्मॉल p से डिनोट कर सकती हूँ, स्ट्रेस इंटू एरिया आ गया, डेल्टा अपॉन L है, ये है स्ट्रेन, तो इसको मैं स्ट्रेन लिख सकती हूँ, और ये L आ गया, और A
और एल को मैं मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम लिख सकती हूँ। तो मेरी इक्वेशन बन गई हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये मेरी स्ट्रेन एनर्जी की इक्वेशन आ गई। अगर मुझे वॉल्यूम पता है, स्ट्रेस स्ट्रेन का पता है कि कहां से कहां तक चेंज हो रहे हैं, तो मैं उसमें कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट में वो मैं निकाल सकती हूँ। और इस पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये ग्राफ याद रखना है कि ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है, तो आप इजीली इसका एरिया की इक्वेशन लिख सकते हो, आप उसको स्ट्रेस स्ट्रेन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत इजी चीज है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है, मैं इसको पर यूनिट वॉल्यूम निकाल सकती हूँ। एक प्रॉपर्टी ऐसी हो जाएगी फिर जो कि उसके वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ ग्राफ कैसा आ रहा है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में उसी पर डिपेंड करेगी। तो मैं इसको बोल देती हूँ प्रेजिलेंस। अगर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मैंने निकाला है तो U इक्वल आ जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस स्ट्रेन, और स्ट्रेस को मैं लिख सकती हूँ, स्ट्रेन को लिख सकती हूँ P बाई ई, यंग्स जो हुक्स लॉ उससे, और इंटू ये स्ट्रेस, तो P इंटू पी बाई ई, P इंटू पी बाई ई, तो ये हाफ पी स्क्वायर अपॉन ई आ जाएगा। तो आपको जस्ट एक ग्राफ याद रखना है, फिर किसी भी फॉर्म में जैसे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है आप आराम से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, बेसिकली रेजिलेंस तो होता है पर यूनिट वॉल्यूम जो स्ट्रेन एनर्जी है, और प्रूफ रेजिलेंस जो होता है वो अप टू इलास्टिक लिमिट कितनी स्ट्रेन एनर्जी वो स्टोर कर सकता है, क्योंकि ये ग्राफ बाद में तो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा और बाद में एनर्जी रिलीज भी नहीं होगी। जैसे अभी हमने देखा रबड़ ने इलास्टिक एनर्जी जो एनर्जी थी उसको रिलीज किया, वो उसमें स्टोर थी क्योंकि इलास्टिक रेंज में था। अगर कोई प्लास्टिक रेंज में है तो वापस से रिकवर नहीं करेगा, तो वो रिलीज नहीं करेगा एनर्जी। तो अगर रेजिलेंस क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम जो स्ट्रेन एनर्जी है वो है। अगर मैं इलास्टिक लिमिट तक कितनी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो सकती है पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो प्रूफ रेजिलेंस होगा। ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मुझे लगता है स्ट्रेन एनर्जी के बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं जो आप इजीली कर सकते हो। तो P यहाँ पर इक्वल होगा प्रूफ स्ट्रेस F जो इलास्टिक लिमिट पे है। जैसे कि हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा, तो हमने देखा इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होता है, फिर इस तरीके से कर्व होके ऐसे ग्राफ जाता है। तो ये इलास्टिक लिमिट जो B था हमारे कर्व में, यहां से लेके यहां तक कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा वो इस ग्राफ के इसके नीचे जो एरिया आ रहा है उसके इक्वल होगा। तो रेजिलेंस और प्रूफ रेजिलेंस आपको समझ आ गया। किसी भी मटेरियल के लिए आप ग्राफ अगर पता है तो आप बता सकते हो कि प्रूफ रेजिलेंस क्या है। यहां पर आगे देखेंगे हम इसके कुछ एग्जांपल्स। अभी यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रूफ रेजिलेंस है, इसको मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस भी बोला जाता है, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसे हुआ, क्योंकि इसमें ये पैरामीटर्स पे डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हर एक मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो फिक्स होता है उसका शेप, और उसमें जो एरिया है वो डिनोट करेगा। तो वो ऑब्जेक्ट किस साइज का है वो मैटर नहीं करता है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई। अब एक सेकंड केस आता है कि अगर सडन लोडिंग हो रही है तो क्या होगा। तो उस केस में क्या होगा, जो लोड और डिफॉर्मेशन का ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा कि लोड है वो वेरी नहीं कर रहा है, पहले 0 से लेकर P तक वेरी कर रहा था, लोड अभी कांस्टेंट है, स्टार्टिंग से P है और P ही रह रहा है, और डिफॉर्मेशन जो आ रहा है वो डेल्टा है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, P इंटू डेल्टा। बट स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो ऐसा ही बनेगा, या फिर हम कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है मटेरियल में, स्ट्रेस बेसिकली क्या है, हम लोड लगा रहे हैं, लोड के कारण उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं उसको रेजिस्ट करने के लिए। तो रेजिस्टेंस तो ग्रेजुअली डेवलप होगा, हमने अचानक से लोड लगा दिया बट मटेरियल को तो रेजिस्टेंस डेवलप करने में टाइम लगेगा। तो रेजिस्टेंस का ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से ही जाएगा, पहले 0 था रेजिस्टेंस, अब P के इक्वल हो गया है। तो यहां से ये हमारा जो एरिया आएगा ये हाफ इंटू P डॉट ए इंटू डेल्टा ही आएगा, और P इक्वल आ जाएगा 2P अपॉन ए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर इंस्टेंट लोडिंग की गई है, सडन लोडिंग की गई है, तो स्ट्रेसेस जो डेवलप होंगे वो पहले जो स्ट्रेस ग्रेजुअल लोडिंग में डेवलप हो रहे थे उनका ट्वाइस होंगे। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले तो ये हमने एक एग्जांपल देखा, इसमें क्या हुआ, इतना यील्डिंग हुई, तो ये डक्टाइल मटेरियल है।
कंपेयर टू दिस मटेरियल, जिसमें यहीं पर फेलियर हो गया, इसमें कोई यील्डिंग नहीं हुई, तो ये ब्रिटल फेलियर हुआ या डक्टाइल फेलियर हुआ। अब मैं अगर बात करूं प्रूफ रेजिलियंस, और मैं आपको बोलूं कि ये जो पॉइंट है ये डिनोट कर रहा है इलास्टिक लिमिट को, जो बी पॉइंट आ रहा था हमारे कर्व में, तो यहां तक ये जो है ये प्रूफ रेजिलियंस है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे ये इलास्टिक पॉइंट है तो यहां तक जो आ रहा है ये प्रूफ रेजिलियंस है। इस कर्व में अगर ये मैं बोलूं कि इलास्टिक लिमिट है, तो ये वाला जो एरिया आ रहा है ये इस बी वाले मटेरियल के लिए प्रूफ रेजिलियंस है। ऊपर वाले में ये अगर इलास्टिक लिमिट है तो यहां तक ये जो एरिया आ रहा है ये प्रूफ रेजिलियंस है। अब मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, टफनेस। प्रूफ रेजिलियंस में तो हम बी पॉइंट जो इलास्टिक लिमिट था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में वहीं तक का ले रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी, बट अगर हम फ्रैक्चर तक का पूरा स्ट्रेस एनर्जी कंसीडर करें पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड टफनेस। तो अगर मैं ये जो डायग्राम दिया है इसमें आपको पूछूं कि टफनेस क्या है, इसमें यहां पर फेलियर हो रहा है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो बन रहा है उसके अंडर जो एरिया आ रहा है वो क्या होगा, ये सारा एरिया आएगा, तो ये इसकी टफनेस वैल्यू होगी। अब अगर ये यहां पर डिफरेंट है, एक कर्व है, 2, 3, आप तीनों का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, फेलियर तक उसके नीचे का एरिया देख पा रहे हो, तो यहां से आपको पता चल रहा होगा कि 3 वाला जो मटेरियल है उसकी क्या होगी, डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर ये जो स्ट्रेन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है मुझे। बी वाला मटेरियल है उसकी टफनेस सबसे ज्यादा होगी। ये वाला एरिया अगर आप देखो तो थर्ड वाले का तो एरिया ये है, सेकंड वाले का ये है, तो सेकंड वाले का जो इस कर्व के अंडर एरिया सबसे ज्यादा है उसकी टफनेस सबसे ज्यादा है। और जो फर्स्ट वाला मटेरियल है ये यहाँ पे रेड कलर में शो करती हूँ इस कर्व को, ये जो कर्व बन रहा है इसमें यहां पर जाके फेल हो रहा है, तो ये लोड सबसे ज्यादा ले पा रहा है, स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको इस डायग्राम से जरूर क्लियर हुई होंगी। तो जल्दी से क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि एक रोड है जिसकी लेंथ L है, डायमीटर D है, वो टेंसाइल लोड उस पर लग रहा है P, तो रिजल्टिंग चेंज इन डायमीटर हम किस किस पैरामीटर की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल की, तो E अगर मुझे पता है तो लोड पता है तो मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल सकती हूँ। बट इसने कौन सा स्ट्रेन पूछा है, चेंज इन डायमीटर, और लोड इसने यहाँ पर किसके अलोंग लगाया है, टेंसाइल लोड लगाया है लेंथ के अलोंग। तो मुझे लेटरल स्ट्रेन चाहिए, इससे मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो निकाल सकती हूँ बट मुझे लेटरल स्ट्रेन चाहिए, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल। तो मुझे एम भी चाहिए, मुझे ई भी चाहिए, डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिए है कि हुक्स लॉ है वो कब तक फॉलो होता है, कब तक वो एप्लीकेबल होता है। तो हुक्स लॉ है लीनियर रेंज में ही एप्लीकेबल होता है, बट आपको ऑप्शंस के हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे यहां पर आप देखो तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसमें एक तो ए पॉइंट था, एक बी पॉइंट था। हुक्स लॉ तो ओ से लेके ए तक ही फॉलो हो रहा था और ओ से बी तक मटेरियल था वो इलास्टिक था। बट यहां पर चारों ऑप्शंस में आप देखोगे तो फिर सबसे नजदीक है जो आंसर के उसको आंसर करोगे आप। जैसे कि इन चारों में सबसे अप्रोप्रिएट अगर मैं बात करूं तो इलास्टिक पॉइंट होगा, क्योंकि ए और बी के बीच में ज्यादा डिस्टेंस गैप नहीं होता है, तो ये फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर इलास्टिक लिमिट की जगह लीनियर दिया होता है कि लीनियर है ग्राफ, तो वो वाला आंसर होता फिर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसको अगर हम कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से कंपेयर करें तो ऊपर होगा या नीचे होगा या लेफ्ट होगा या राइट होगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम यहाँ पर तो लेते हैं स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे लेते हैं स्ट्रेस, और इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरीके से जाता है अगर मैं माइल्ड स्टील की बात करूं तो। अब यहाँ पर जब मैं स्ट्रेस कैलकुलेट कर रही हूँ तो इनिशियली ओरिजिनली जो वॉल्यूम एरिया था क्रॉस सेक्शनल एरिया में उसको कंसीडर करती हूँ, मैं लोड को उस एरिया से डिवाइड करती हूँ जो इनिशियल एरिया था। अगर मैं कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट कर रही हूँ तो, और स्ट्रेन की अगर बात करें तो
डेल्टा अगर लेंथ में इंक्रीज है तो इसको मैं डिवाइड करती हूँ जो इनिशियल लेंथ थी मेरी। लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट नहीं रहेंगे, ये तो पता है आपको। लेंथ बढ़ेगी और बहुत ज्यादा बढ़ेगी यील्डिंग वाली रेंज में, क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम हो जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हमें नोट करने हैं कि अगर मैं एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रही हूँ तो वो इनिशियल वाले से कम होगा, तो जो स्ट्रेस आएगा ट्रू वाला, एक्चुअल वाला, वो ग्रेटर होगा कंपेयर टू कन्वेंशनल स्ट्रेस। और स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं, स्ट्रेन की अगर बात करें तो स्ट्रेन जो ट्रू वाला है वो लेस होगा कि ग्रेटर होगा कन्वेंशनल वाले से। हम यहाँ एल से डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं ट्रू स्ट्रेन कैलकुलेट कर रही हूँ तो मैं एल की जगह यहाँ पर क्या लूंगी, जो एक्चुअल लेंथ है वो लूंगी, और एक्चुअल लेंथ की वैल्यू है वो बढ़ गई है, तो इसके कारण स्ट्रेन की वैल्यू है वो कम आएगी। तो स्ट्रेस की वैल्यू तो ज्यादा, कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर ये अगर कोई पॉइंट आ रहा है तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर इसके ऊपर आएगा कोई पॉइंट, या मैं इस रेंज में अगर लूं तो ये अगर कन्वेंशनल वाला है तो ट्रू वाला इसके ऊपर आएगा। और हमने देखा भी था कि वो ग्राफ किस तरीके से ऐसे जा रहा था ऊपर से, जो ट्रू स्ट्रेस वाला कर्व था, तो ऊपर आएगा एक तो, और दूसरा वाई एक्स एक्सिस में अगर स्ट्रेन के टर्म में कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट में मूव हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेन की वैल्यू कम आएगी ट्रू वाले की कन्वेंशनल वाले से लेंथ बढ़ने के कारण। तो यहाँ पर अबो एंड लेफ्ट होगा, ए होगा आंसर। आंसर यहाँ पर ए होगा, और इसका आंसर है वो आंसर की में गलत दिया हुआ है, जो आपको बुक है आपकी पॉपुलर यूथ की तो उसमें गलत आंसर है, इसका ध्यान रखिए, करेक्शन कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है, ये कब वैलिड होता है? क्या मल्टीपल फोर्सेज अगर है, मल्टीपल स्ट्रेस आ रहे हैं, तो उनके कारण जो स्ट्रेन आता है वो निकालने के लिए हम इंडिविजुअल का स्ट्रेन निकाल के हम उसको सबमिशन कर देते हैं, तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बट ये तभी एप्लीकेबल होगा जब स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो लीनियर रिलेशनशिप में है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ऐसा नहीं है तो ये हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इलास्टिक रेंज में ही ये पॉसिबल हो पाएगा, सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि किसी मटेरियल में कोई कांस्टेंट लोडिंग है, उसमें उसका स्लो एक्सटेंशन हो रहा है टाइम के साथ में, तो टाइम के साथ में बहुत लंबे टाइम तक कोई लोड लगने के कारण जो डिफॉर्मेशन आता है, जो एक्सटेंशन आता है, जो स्ट्रेन आता है, उसको हम क्रीप बोलते हैं, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है अगर आपका एग्जाम इस तरीके से है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ रहे हैं आपके को कम टाइम में, तो आप स्किप भी कर सकते हो, याद रखना चाहो तो याद भी रख सकते हो इसका फाइनल एक्सप्रेशन। यहाँ पर क्या है, कोनिकल बार है जिसकी लेंथ एल है, ये इसने एक स्मॉल से लिया, मैंने कैपिटल लिख दिया, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। चलो अब यहाँ से मैं एक्स हाइट पे यहाँ पर ये अगर स्मॉल सेगमेंट में लेती हूँ जिसका क्रॉस सेक्शन, जिसको जो रेडियस है वो आर एक्स है, वो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे लोकेटेड है और इसकी थिकनेस है वो डी एक्स है, तो मैं इसके लिए एक्सप्रेशन लिख सकती हूँ, ये जो मैंने सेगमेंट लिया है इस पर ये नीचे वाले के कारण लोड लग रहा होगा, इसके सेल्फ वेट के कारण, तो मैं नीचे वाले का वॉल्यूम लिख सकती हूँ। वॉल्यूम क्या होगा, कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह एक्स आ जाएगा। तो ये जो नीचे वाला कौन का पोर्शन दिख रहा है इसका इस सेगमेंट पे आ रहा है लोड, तो इस पर जो लोड एक्ट कर रहा है पी वो इसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम को मैंने डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या होगा, मैं एक्स की फॉर्म में इक्वेशन लिख के उसको अगर इंटीग्रेट करूं तो पूरा मुझे डिफॉर्मेशन मिल जाएगा। इंटीग्रेट कहां से करूंगी, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x इज इक्वल टू एल है, तो इन लिमिट्स में अगर मैं इंटीग्रेट करती हूँ तो क्या वैल्यू आएगी, पहले तो ये आ गया पी एक्स इंटू जो लेंथ है, जो थिकनेस है, पी एक्स लोड लग रहा है डीएक्स की थिकनेस पे, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई एरिया इंटू ई, ये इंटीग्रेशन में से बाहर आ गया, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आया, एक्स की यहाँ पर 0 से एल की लिमिट लगा दी, तो ये आ गया आंसर। अब हमने जो एक पहले देखा था
उसमें क्या था, प्रिज्मेटिक सेक्शन था। मैंने आपको बताया था कि ये याद रखना है, आपको पूछा जाता है। कोई प्रिज्मेटिक सेक्शन है, उसमें सेल्फ वेट के कारण अगर डिफॉर्मेशन निकालते हैं तो वो होता है WL/2AE। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि स्टील सेक्शन है, उसमें नेकिंग कब होती है? तो नेकिंग ई और एफ के बीच की जो जोन होती है, इसको हम नेकिंग बोलते हैं। यहाँ पर नेकिंग स्टार्ट होती है, एक पर्टिकुलर सेक्शन पर क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत क्विकली रिड्यूस होने लग जाता है और वहां से सेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है, फेल हो जाता है। तो यहाँ पर डी होगा, आफ्टर रीचिंग द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि ई जो पॉइंट है ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि कोई मटेरियल है, उसमें फ्रैक्चर हो रहा है विदाउट अप्रिशिएबल डिफॉर्मेशन, तो ये वाला तो फेलियर होता है, वो ब्रिटल फेलियर होता है, देखा था हमने इसका एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक बार है, इसके खुद के वेट के कारण जो उस पे डिफॉर्मेशन आएगा और सेम अमाउंट का अगर एक्सिल लोड लग रहा है तो डिफॉर्मेशन आएगा, तो इनका रेशियो क्या होगा? अगर एक बार है, प्रिज्मेटिक बार है, इस पर अगर पी लोड लग रहा है तो डिफॉर्मेशन आता है PL/AE। और अगर ये इस तरीके से लटकी हुई है कि सेल्फ वेट के कारण इलोंगेशन हो रहा है, तो यहाँ पर डिफॉर्मेशन आता है WL/2AE। W यहाँ पे इसका खुद का वेट है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है रेशियो, तो हाफ हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 में दिए है कि एक मटेरियल है, उसकी इंडेंटेशन और सरफेस अब्रेशन के लिए जो रेजिस्टेंस है, उसकी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? तो ये आपको पता ही है, हार्डनेस होता है। रेजिलेंस होता है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी माइल्ड स्टील और हाई टेंसाइल स्टील के लिए क्या होगा? तो ये क्वेश्चन है तो सिंपल, बट स्टूडेंट्स थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं। बेसिकली माइल्ड स्टील और हाई स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली जो स्टील है, इनकी FY की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है, बट इनका जो ई है ये तो सेम ही रहता है। और आपने अगर आरसीसी में फॉर्मूले वगैरह डिराइव किए हैं तो आपको पता होगा कि सारे फॉर्मूले सेम ही हैं, सिर्फ XU/D की वैल्यू डिफरेंट होती है और इसके अलावा बाकी जो फॉर्मूले वो चेंज नहीं होते। और उन फॉर्मूले में ई भी आ रहा होता है जब हम प्रूफ स्ट्रेस वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो ई की वैल्यू सब में हम सेम लेते हैं, ई यंग्स मॉडुलस है और ये सेम रहता है दोनों के लिए, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा हाईएस्ट वैल्यू पॉइजन रेशियो की कौन से मटेरियल के लिए होगी? तो हाईएस्ट होती है रबड़ के लिए। और आप इनको टेबल को भी थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें, थोड़ा सा रिलेटिव आपको पता होना चाहिए कि स्टील का किस रेंज में होता है, कंक्रीट का किस रेंज में होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि एंड्योरेंस लिमिट क्या है? तो ये तो हम पढ़ चुके हैं कि ये वो स्ट्रेस लेवल है जिस पर फटीग फेलियर नहीं होगा, जिस पर कितने भी रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस करें, फटीग के कारण फेलियर है वो नहीं होगा, तो डी होगा यहाँ पर। द मैक्सिमम स्ट्रेस एट विच इवन ए बिलियन रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस कैन नॉट कॉज फेलियर ऑफ द मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि पॉइजन रेशियो अगर 0.5 है तो इलास्टिक मॉड्यूलस क्या होगा मटेरियल का? इलास्टिक मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस में रिलेशन पूछा है बेसिकली, तो ये रिलेशन होता है इनमें E is equal to 2n 1 प्लस म्यू। अब यहाँ पर म्यू की वैल्यू हमें रखेंगे 0.5, तो 2n 1.5, तो 3 टाइम्स आ जाएगा। अब ध्यान रहे शेयर मॉड्यूलस के लिए हम n भी लेते हैं और g भी लेते हैं, दोनों सिंबल इसी के हैं, तो यहाँ से 3 टाइम्स ऑफ शेयर मॉड्यूलस आ जाएगा, ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, SPPSC के एग्जाम में पूछा हुआ। इसमें दिया है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इनकी वैल्यू है किस रेंज में होगी? तो E और G का रिलेशन आपको पता ही होगा, E इक्वल होता है 2G 1 प्लस म्यू के, और म्यू की हमने रेंज निकाली थी कि ये मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम ये 0.5 हो सकता है। तो अगर ये 0 हुआ तो E इज इक्वल टू 2G आ जाएगा, तो G/E आ जाएगा 1/2, और ये तो आ गया मिनिमम। मैक्सिमम के लिए हम मैक्सिमम वाली वैल्यू रखेंगे 2G 1 प्लस 0.5, तो यहां से आ जाएगा G/E की वैल्यू 1/3, तो यहाँ पर डी आ जाएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि एक मटेरियल है, उसमें रिवर्सल टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस में वो फेल हो रहा है अपने अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस से लोअर वैल्यू पे, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है मेटल की? तो ये फटेगा, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आ रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि एक रिजिडली कनेक्टेड बार है स्टील और कॉपर की, कंपोजिट बार है, तो उसको अगर हम कूल डाउन कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो कॉपर में कौन सा स्ट्रेस आएगा और स्टील में कौन सा आएगा? अब कूल डाउन कर रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू कॉपर की ज्यादा है स्टील से, तो कॉपर है वो बहुत ज्यादा श्रिंक होना चाहेगा, बट स्टील की अल्फा की वैल्यू कम है, तो स्टील उतना श्रिंक होना नहीं चाहेगा, तो कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। तो कॉपर की जितना श्रिंक होना चाह रहा था उससे कम होगा, उसको स्टील श्रिंक नहीं होने देगा, उतना टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोवाइड करेगा उसमें। और जो स्टील है उसमें कॉपर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस करेगा, कि जितना स्टील अकेला श्रिंक होता अगर वो सिंगल बार होती, उससे ज्यादा अब यहाँ पर श्रिंक होगा स्टील, क्योंकि कॉपर उसको ज्यादा पुश कर रहा है श्रिंक होने के लिए, क्योंकि उसकी अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, तो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, काफी बार कर चुके हैं। E इज इक्वल टू होता है 2g 1 प्लस म्यू, यहाँ से g पूछ लिया आपको, तो E अपॉन 2 1 प्लस म्यू आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें दिया है कि 80 mm डायमीटर की बार है, 800 mm उसकी लेंथ है, एक्सियल लोड लग रहा है 200 किलो न्यूटन का, एलोंगेट हो रही है तो 0.3 mm उसमें एलोंगेशन हो रहा है, और डायमीटर 0.01 mm से डिक्रीज हो रहा है। पॉइजन्स रेशियो पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको और क्लैरिटी आएगी पॉइजन्स रेशियो की। 1/m से हम इसको डिनोट करते हैं, म्यू से भी करते हैं, ये इक्वल होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब एक्सियल लोड इसमें लग रहा है, लेंथ के अलोंग लोड लग रहा है 200 किलो न्यूटन का, तो लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो होगा जो लेंथ में स्ट्रेन आ रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल वाला स्ट्रेन अगर मैं निकालती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 800 mm लेंथ है और एलोंगेशन आ रहा है 0.3 का, तो 0.3 डिवाइडेड बाई 800, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ गया। लेटरल वाला आ जाएगा डेल्टा डी अपॉन डी, डाया में चेंज आ रहा है 0.01 का, और डायामीटर है इसका 80 mm का। अब इन दोनों का हम रेशियो ले लेंगे, 0.01 अपॉन 80 डिवाइडेड बाई 0.03 अपॉन 800, और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये 1/3 आएगा, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें दिया है कि एक बार है, वो ऐसे मटेरियल की बनी हुई है जिसकी इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ मेगा पास्कल है, पॉइजन्स रेशियो 0.25 है, तो शियर मॉडुलस क्या होगा? ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, डी आएगा इसका आंसर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए इस फॉर्मूले पे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि परफेक्टली रिजिड बॉडी है कोई, उसका यंग्स मॉडुलस कितना होगा? तो परफेक्टली रिजिड है, उसमें कोई डिफॉर्मेशन आएगा ही नहीं, और ई होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो, और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल। जब डेल्टा एल 0 हो गया तो ई तो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि एक बार है ब्रास की, वो एनक्लोज्ड है स्टील की ट्यूब के अंदर, रिजिडली फास्टेंड है, दोनों के एंड्स हैं वो एक दूसरे के साथ में, मतलब उनमें अगर कुछ स्ट्रेन, कुछ डिफॉर्मेशन आ रहा है, एलोंगेशन हो रहा है या श्रिंक हो रही है, तो सेम होगा दोनों में के लिए। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ ब्रास मोर देन दैट ऑफ स्टील, ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि ब्रास के अल्फा की वैल्यू है वो ज्यादा होगी कंपेयर टू स्टील। अब क्या कर रहे हैं हम, टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं, टेम्परेचर राइज करेंगे, ब्रास के अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा एक्सपैंड करना चाहेगा, बट साथ में स्टील भी अटैच्ड है, तो ये स्टील उसको उतना एक्सपैंड करने नहीं देगा, तो स्टील है वो उस एक्सपांशन को रोकने के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इंड्यूस करेगा ब्रास में, और ब्रास है वो स्टील में टेंसाइल स्ट्रेसेस इंड्यूस करेगा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे ब्रास की बार में, और स्टील की ट्यूब में टेंसाइल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि पॉइजन्स रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो हम ये डिराइव करके आए हैं पीछे, 0.5 होती है, बी होगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि स्ट्रेन हार्डनिंग का जो रीजन है उसके रिगार्डिंग क्या क्या स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ए में दिया है कि मटेरियल में एटॉमिक और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंज होगा, बिल्कुल सही बात है। बी में दिया है कि इंक्रीज रेजिस्टेंस होगा फर्दर डिफॉर्मेशन के लिए, तो इससे आगे अगर डिफॉर्मेशन यहाँ पर कुछ होना है तो उसके लिए हमें लोड को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक का तो सेम स्ट्रेस पर ही हो गया इतना डिफॉर्मेशन, लेकिन अब यहाँ से आगे अगर स्ट्रेन लेके जाना है तो हमें इस स्ट्रेस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है ये डायग्राम। तो ए भी सही है, बी भी सही है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हैज ए पॉजिटिव स्लोप, तो इस तरीके से ये है, तो इसका ये स्लोप है वो पॉजिटिव होगा। डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि एक स्टील की रोड है, 15 मीटर उसकी लेंथ है, टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, अल्फा की वैल्यू दी गई है, ई दिया गया है। दिया है कि अगर टेम्परेचर रेज कर दिया गया 65 डिग्री सेंटीग्रेड और फ्री एक्सपांशन हम अलाउ कर रहे हैं इसमें, मतलब फ्री एक्सपांशन क्या होगा एक तो ये पूछा है, और अगर इस एक्सपेंशन को हम होने नहीं दे रहे हैं तो इसमें ऑब्वियसली टेम्परेचर स्ट्रेसेस आएंगे, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दी है हम नोट करते हैं पहले। एल है 15 मीटर, एल्फा दिया है, तो सबसे पहले तो एक्सपांशन कितना होगा, एल्फा टी इंटू एल, तो 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू टेम्परेचर में इंक्रीज है वो यहाँ पर हम लेंगे, तो पहले 15 था अब 65 हो गया है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज हुआ है। लेंथ कितना है, 50 मीटर है, लेंथ को हम mm में ले लेते हैं, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको जब आप यहाँ पर अब सोल्व करोगे तो ये 9 mm आएगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है, जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें ये पूछा है कि अगर इस एलोंगेशन को नहीं होने दे रहे हैं हम तो टेम्परेचर स्ट्रेसेस क्या आएंगे। तो टेम्परेचर स्ट्रेसेस कैसे निकालेंगे हम, ये आ रहा है एलोंगेशन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम निकालेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 15,000, ये तो आ गया स्ट्रेन, और E इक्वल होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के, तो यहां से स्ट्रेस इक्वल आ जाएगा E इंटू स्ट्रेन। E की वैल्यू दी गई है मुझे क्वेश्चन में 200 इंटू गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो 200 इंटू 10⁻⁴। अब आप ये देख लीजिए कि आपको निकालना किस में स्ट्रेस, तो ये मेगा है तो इसको हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेसिकली 10⁻³ गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये इक्वल होगा 1 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल होगा 10⁻³ मिलियन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, क्योंकि मिलियन होता है 10⁻⁶ और ये गीगा होता है 10⁻⁹, तो 10⁻³ का रेशियो होता है इनका। तो E की हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 200 इंटू 10⁻⁵, स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 डिवाइडेड बाई 15,000, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 3 से ये 3 हो गया, 3 से ये 5, 5 से ये 4 और 120 आ जाएगा। ये 9 mm और 120 किस में दिया है, बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि वर्टिकली हेल्ड बार है, इसमें डिफॉर्मेशन क्या होगा अगर इसका यूनिट वेट गामा है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और सेल्फ वेट के कारण इसमें जो डिफॉर्मेशन आया है वो पूछा गया है। तो वैसे तो आप डायरेक्टली जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उससे आप निकाल सकते हो WL/2AE। W यहाँ पर सेल्फ वेट होता है, बट यहाँ पर हमें आंसर पूछा है गामा की फॉर्म में, तो सेल्फ वेट किसके इक्वल हो जाएगा, गामा इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, A इंटू एल, तो ये वैल्यू आप रखोगे W की, तो गामा AL इंटू एल अपॉन 2AE, ए से ए कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा गामा L स्क्वायर अपॉन 2E, सी हो जाएगा आंसर। और अगर आप ये एक बार डिराइव करना चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, या हम कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर क्या करेंगे, हम स्मॉल सा एक सेगमेंट लेंगे dx, ये डिस्टेंस है, ये x है, तो इसके लिए डिफॉर्मेशन आएगा वो क्या होगा,
x इंटू ए इंटू गामा, ये तो हो गया इसका वेट, इंटू डी एक्स, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से l तक। ए गामा कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे नीचे ए ही भी आएगा। तो ये गामा, ए गामा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये ए ई, तो ए तो कैंसिल हो गया और x की जगह l आ जाएगा, हम लिमिट लगाएंगे तो गामा l स्क्वायर बाई 2e आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 में दिए है कि एक्स एक्स जो सेक्शन है इसके लिए क्या होगा, जो स्ट्रेस आ रहा है वो। तो सबसे पहले तो हम इसमें फोर्स निकालेंगे। फोर्स आप किसी एक साइड के लिए निकाल लो क्योंकि दोनों के लिए सेम होगा। तो ये 110 है, ये 30 है, तो 80 किलो न्यूटन टेंसाइल फोर्स आ जाएगा रिजल्टेंट, 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन। स्ट्रेस निकालना है तो एरिया से डिवाइड कर दो, यहाँ पर ये एरिया दे दिया गया है। नेचर कैसा होगा, इस तरीके से फोर्सेज अगर लग रहे हैं तो टेंसाइल होते हैं, जो स्ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको अगर आप करोगे तो ये 80 आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि एक एलिमेंट है, होमोजेनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल है। होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए, काफी फ्रीक्वेंटली इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होमोजेनियस मतलब जैसे कि मैंने एक ये ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, इसमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी। फॉर एग्जांपल डेंसिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो डेंसिटी है वो ही यहाँ पर होगी। आइसोट्रोपिक है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज की बात होती है कि हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज है वो सेम है। जैसे कि इधर के डायरेक्शन में मैं परमेबिलिटी चेक करूं, इधर के डायरेक्शन में करूं, तो वो हर एक डायरेक्शन में सेम आएगा। ऐसा अगर कंडीशन है तो आइसोट्रोपिक मटेरियल है। अब ई एक्स ई वाई ई जेड है, नॉर्मल स्ट्रेन है एक्स वाई और जेड डायरेक्शंस में, म्यू है वो पॉइजन्स रेशियो है, तो यूनिट वॉल्यूम चेंज क्या होगा, हमसे पूछा गया डेल्टा वी अपॉन वी। तो वैसे तो आपको पता होना चाहिए, हम पीछे करके आए हैं, ये इसके इक्वल होगा, बट मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर ई एक्स ई वाई ई जेड है, ये स्ट्रेन है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। तो अगर ये कोई क्यूबॉइड है, फॉर एग्जांपल उसके साइड्स हैं ए बी सी, तो इसमें मुझे निकालना है कि v कैसे, इन ए बी सी के स्ट्रेन से v का स्ट्रेन कैसे निकाल सकती हूँ। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगी, बी सी कॉन्स्टेंट हो गया, ए का डिफ्रेंशिएशन हो गया, ए और सी कॉन्स्टेंट हो गया, बी का डिफ्रेंशिएशन हो गया, ए और बी कॉन्स्टेंट हो गया और सी का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसमें हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से, ये आ गया dv अपॉन वी। इसमें वॉल्यूम की जगह अगर मैं एबीसी लिखती हूँ तो बीसी कैंसिल हो जाएंगे, डी अपॉन ए आ जाएगा, ये db अपॉन बी आ जाएगा, ये dc अपॉन सी आ जाएगा। तो तीनों का अगर मुझे स्ट्रेन पता है तो मैं तीनों को सम करूंगी तो मुझे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगा, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 29 में दिए है कि पर यूनिट वॉल्यूम एलोंगेशन करने में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है। तो वर्क डन इक्वल होता है स्ट्रेन एनर्जी के, और स्ट्रेन एनर्जी हमने निकाला था कि इक्वल था हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही है तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन यही आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि कॉपर की एक और स्टील की एक कंपोजिट बार है, उसको अगर कूल डाउन किया गया है तो कॉपर में कौन से स्ट्रेसेस आएंगे। तो अल्फा की वैल्यू कॉपर की ज्यादा होती है स्टील से, तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर ज्यादा श्रिंक होना चाहेगा, बट स्टील उसको उतना श्रिंक नहीं होने देगा, स्टील उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस इंड्यूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 31 में दिए है कि एक मटेरियल है जिस पर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट जहां पर एंड होती है वहां पर स्ट्रेस 200 मेगापास्कल है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 गीगापास्कल है। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होगा, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस क्या होता है कि जहां पर इलास्टिक लिमिट या प्रोपोर्शनलिटी लिमिट खत्म होती है उस पॉइंट तक जो स्ट्रेन एनर्जी है वो होगा। तो जैसे कि मैं ग्राफ प्लॉट करूं,
तो ये यहाँ पर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड हो रही है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ये 200 मेगा पास्कल का स्ट्रेस है। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस होगा यहां तक कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी अगर पर यूनिट वॉल्यूम है तो फॉर्मूला सिंपल हो जाता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन ही बचता है, क्योंकि वॉल्यूम से तो हम डिवाइड कर देते हैं। अब यहां तक कि मुझे एनर्जी निकालनी है, मतलब मुझे ये वाला एरिया निकालना है और मुझे ये वाला पैरामीटर पता है, बट मुझे स्ट्रेन नहीं पता है। तो मैं स्ट्रेन को क्या लिख सकती हूँ, स्ट्रेन को मैं लिख सकती हूँ स्ट्रेस अपॉन ई। तो अब ये आ जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर, स्ट्रेस की वैल्यू 200 मेगा पास्कल है, 200 इंटू 200 का स्क्वायर है तो 200 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाई ई। ई को भी हम मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आ गया अपॉन 2000। तो ये 0.1 मेगा पास्कल आ जाएगा, ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन है वो एल लेंथ का है, फ्लेक्सर रिजिडिटी ई आई है, कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू लग रहा है उसके सेंटर पे, तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा। तो इस तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पर लोड लग रहा है सेंटर पे डब्ल्यू, तो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी और यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन आएगा, ये आएगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 ई आई। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो हम लोडिंग है उसको सडन नहीं मान के ग्रेजुअल मानेंगे। ग्रेजुअल जो लोडिंग थी उसमें डायग्राम कैसा बन रहा था, पी और डेल्टा के बीच में इस तरीके से डायग्राम बन रहा था। तो अब मुझे यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी चाहिए तो मैं ये वाला एरिया निकालूंगी, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू लोड, लोड मेरा लग रहा है डब्ल्यू, डिफ्लेक्शन आया है डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 ई आई। तो इससे जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 में दिए है कि एक मटेरियल है वो अपनी प्रोपोर्शनल लिमिट को एक्सीड किए बिना कितनी ज्यादा स्ट्रेन एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस होता है कि अगर ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है तो इसमें यहाँ इलास्टिक लिमिट तक कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब कर सकता है, ये मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है, पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहेगा, बेसिकली एग्जामिनर टू एग्जामिनर वेरी कर जाता है। वैसे तो इलास्टिक लिमिट तक जो होता है उसको प्रूफ रेजिलियंस बोलते हैं, बट प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट में ज्यादा गैप होता नहीं है। तो इस केस में हम इस तरीके से मान लेते हैं कि ये दोनों एक ही जगह है, मतलब एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। तो कभी कभी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक है वो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है, या कहीं कहीं ये बोलेगा कि इलास्टिक लिमिट तक जो स्ट्रेन एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम वो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस है। तो विदाउट एक्सीडिंग इट्स प्रोपोर्शनल लिमिट, तो डी आएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसको रिड्यूस्ड कर दिया हाफ पे, तो स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर होगा बीम में वो कितना हो जाएगा। तो स्ट्रेन एनर्जी है ये डिफ्लेक्शन पे और लोडिंग पे डिपेंड करेगा। लोड तो ई आई से अफेक्टेड है नहीं, डिफ्लेक्शन होगा। और जो भी आपने इक्वेशंस देखी होंगी हर में नीचे ई आई आता है, जो भी डिफ्लेक्शन की इक्वेशन है किसी भी टाइप की बीम हो, पॉइंट लोड हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, नीचे हमेशा ई आई आता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा, इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा ये ई आई आ रहा था नीचे, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर ई आई आता है। अब मेरे से क्वेश्चन में पूछा है रेक्टेंगुलर सेक्शन इज रिड्यूस्ड टू हाफ, रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसकी डेप्थ है हाफ कर दी गई है। स्ट्रेन एनर्जी का रेशियो पूछा है, पहले U1 है फिर U2 है, इनका रेशियो ये आएगा तो I2 अपॉन I1 आएगा, क्योंकि U है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I के, ये हो गया। I2 क्या होगा, BD/2 का क्यूब, और इनिशियली उसकी डेप्थ थी वो D थी, तो B इंटू डी का क्यूब, तो ये आ गया 1/2 रेज़ टू पावर 3। तो U2 यहाँ पर आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ U1,
डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि विदाउट परमानेंट सेट जो स्ट्रेन एनर्जी हम स्टोर कर सकते हैं किसी भी मटेरियल में, वो क्या है? तो ये प्रूफ रेजिलियंस होता है, ए होगा आंसर। तो ये यहाँ पर 35 क्वेश्चंस हमने कवर किए थ्योरी के साथ, और ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कवर हो गए हैं हर एक टाइप के, बट फिर भी आप एक बार अपने लेवल पे क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करें। सिर्फ पढ़ना और समझना किसी के लिए भी सफिशिएंट नहीं होता है जब तक आप उसको बार बार प्रैक्टिस ना करें, रिवाइज ना करें। तो नेक्स्ट क्लास से पहले आप इसके 50-60 कम से कम या और भी ज्यादा कर सकते हो। अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको एक बार प्रैक्टिस करो उनको खुद से, और रिवीजन के लिए जो क्वेश्चंस प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं उनको मार्क करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।